अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खान की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। ये उस अरसे की वारदात है जब मैं CIA में हुआ करता था। इस दौर की पहले भी कुछ तफ्तीशें सुना चुका हूँ। एक रोज़ हमारे अंग्रेज़ SP ने मुझे और एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर एंड्रयू को अपने दफ्तर में बुलाया और एक कत्ल की वारदात की तफ्तीश हमें दी। एक मुसलमान नौजवान जिसकी उम्र 20-21 साल थी, 10-12 दिन पहले कत्ल हो गया था। मुतालिका थाना तफ्तीश कर रहा था, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था। SP ने वजह बताई कि ये केस CIA में क्यों आया है। वजह ये बताई कि मकतूल के बाप ने IG को दरख्वास्त दी थी और ख़ुद भी पेश हुआ था। वो कहता था कि इलाके का थानेदार तफ्तीश में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा और जब मकतूल का बाप थाने जाता है तो थानेदार इसके साथ बेरुखी का रवैया इख्तियार करता और कभी डांट भी देता है। मकतूल के बाप ने यह भी कहा कि थानेदार के इस रवैये की वजह यह है कि मकतूल की दोस्ती एक हिंदू लड़की के साथ थी और ये लड़की मुसलमान होकर मकतूल के साथ शादी करना चाहती थी। मकतूल के बाप को ये शक था कि हिंदुओं को लड़की के इरादे का पता चल गया होगा और उन्होंने इस मुसलमान नौजवान को कत्ल कर दिया है। थानेदार भी हिंदू था और वो साफ तौर पर तासुब का मुजाहरा कर रहा था। वो चाहता ही नहीं था कि कातिल पकड़ा जाए, क्योंकि कातिल हिंदू ही हो सकता था और थानेदार हिंदुओं की वजह से कातिल पर पर्दा डाले रखने की कोशिश में था। IG अंग्रेज़ था। अंग्रेज़ों के वक्तों के जो लोग अभी जिंदा हैं, इनसे पूछें। अदल इंसाफ के मामले में अंग्रेज़ बड़ा ही सख्त रवैया रखता था। कानून के आगे कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं था, ना कोई हाकिम ना कोई महकूम। कानून सबके लिए बराबर था। हमारे आज के सियासी हुक्मरानों की तरह नहीं, जो तकरीरें ही करते रहते हैं कि आम आदमी को इंसाफ उसके दरवाजे पर मिलेगा, मगर कानून का कोई एहतराम नहीं, नाइंसाफ कहीं नज़र आता है। जिसके पास दौलत है, कानून भी उसका और इंसाफ भी उसी के लिए है। मकतूल के बाप की दरख्वास्त पर IG ने फौरी तौर पर हुक्म जारी कर दिया। उसने इलाका थानेदार की खिंचाई करने की बजाय केस की तफ्तीश CIA के हवाले कर दी। उसने कहा कि लड़की हिंदू है और वो मुसलमान होना चाहती थी और लड़का मुसलमान है, इसलिए तफ्तीश दियानतदारी से और एहतियात से की जाए और ये पेश नज़र रखा जाए कि ये वारदात हिंदू मुस्लिम फसाद का बायस बन सकती है। देखो मलिक, SP ने मुझे कहा, मैं इंस्पेक्टर एंड्रयू के साथ तुम्हें इसलिए लगा रहा हूँ कि इस तफ्तीश में तुम ही कुछ कर सकोगे, लेकिन ये तफ्तीश इस तरह करना कि ये भूल जाना कि तुम मुसलमान हो। इस वक्त कानून को अपना मज़हब समझना। मैं एंड्रयू के साथ किसी हिंदू इंस्पेक्टर को ये केस दे सकता था, लेकिन हिंदू मुसलमानों के मामले में ज़्यादा मुतासिब होते हैं। मैं तुम्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ, तुम कुशादा ज़र्फ़ मुसलमान हो। ये अंग्रेज़ SP मुझे फूंक नहीं दे रहा था। अंग्रेज़ साहब को हुआ करते थे, मुझ में अगर कोई खामी या कमज़ोरी होती तो वो यूँ कहता कि तुम में ये खामी है और इसका ध्यान रखना। मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अंग्रेज़ अफसरों ने कम से कम मुझे कभी अपना मातहत या ग़ुलाम नहीं समझा था। मैंने कभी खुशामद नहीं की थी। ये मेरी दयानतदारी और फ़र्ज़ की लगन का सिला था जो अंग्रेज़ मुझे देते रहते थे। कत्ल की तफ्तीश में कुछ ज़्यादा ही तजुर्बा हासिल हो गया था। ये भी एक वजह थी कि कत्ल के ज़्यादातर केस मुझे दिया करते थे। अब मैं आपको वारदात सुनाता हूँ। मैं और इंस्पेक्टर एंड्रयू मुतालिका थाने में चले गए। केस की फ़ाइल खोलकर सामने रखी और SHO सब इंस्पेक्टर हरचरण दास से कहा कि पहले वो सुनाए कि वारदात किस तरह हुई और गुजरे हुए 10-12 दिनों में उसने क्या तफ्तीश की और क्या सुराग मिला। उसने सुनाया कि 10-12 रोज़ पहले अलग सुबह उसे इत्तला मिली कि एक नौजवान मुसलमान की लाश ग्राउंड में पड़ी है। अच्छी बात यह हुई कि 3-4 आदमियों ने इस नौजवान को कत्ल होते देखा था। मकतूल का नाम तो कुछ और था, लेकिन मैं इसे लतीफ़ लिखूँगा। मुझे मालूम तो नहीं, ये मेरा ख्याल है कि मकतूल का ख़ानदान पाकिस्तान में आकर आबाद हो गया होगा और मैं इस ख़ानदान की निशानदही नहीं करना चाहता। 3 आदमी थाने में इत्तला देने आए थे। मकतूल कुछ ही देर पहले कत्ल हुआ था। उन्होंने बताया कि मकतूल ग्राउंड में दौड़ लगा रहा था और उसके हाथ में हॉकी स्टिक थी।
یہ ایک کھلا اور ہموار میدان تھا جس کے ارد گرد بڑے اچھے درخت تھے۔ اس میدان میں ہاکی گراؤنڈ بنی ہوئی تھی اور ایک فٹ بال گراؤنڈ بھی تھی اور اس سے الگ ہٹ کر ٹینس کورٹ بھی بنی ہوئی تھی۔ صبح اندھیرے کئی لوگ، زیادہ تر ہندو، اس میدان میں سیر، دوڑ اور ورزش کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان گواہوں نے دیکھا کہ میدان کے ایک کونے میں دو آدمیوں نے ایک نوجوان لڑکے پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور دوسرے نے مقتول سے اس کی ہاکی اسٹک چھین لی اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے ادھر دیکھا لیکن کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ کوئی پہنچتا بھی تو حملہ آوروں کو پکڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ 1-2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مقتول گر پڑا اور وہ دونوں حملہ آور بھاگ گئے۔ صبح ابھی طلوع ہو رہی تھی اور روشنی اتنی ہو گئی تھی کہ کچھ دور سے نظر آ جاتا تھا۔ میدان سے تھوڑی ہی دور سڑک گزرتی تھی۔ سڑک اور میدان کے درمیان ایک ٹانگا کھڑا تھا۔ ٹانگا اور گھوڑا تو ٹھیک طرح نظر آتے تھے اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ ایک آدمی ٹانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہے، لیکن اس کا چہرہ ٹھیک طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ مقتول گرا تو حملہ آور ٹانگے کی طرف دوڑے اور پچھلی سیٹ پر جا بیٹھے۔ ٹانگا فوراً چل پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیز رفتاری سے غائب ہو گیا۔ ٹانگے کی نشانی یہ تھی کہ سیاہ رنگ کا تھا اور گھوڑے کا رنگ سفید تھا اور اس پر بڑے بڑے براؤن یا کچھ اسی رنگ کے دھبے تھے۔ ٹانگے کے سیاہ رنگ سے ہی ظاہر ہو گیا کہ یہ کسی کا پرائیویٹ ٹانگا تھا۔ کرائے والے ٹانگوں کا وہی رنگ ہوتا تھا جو آج کل شہر کے ٹانگوں کا ہوتا ہے۔ ان موقع کے گواہوں نے یہ بھی بتایا کہ گھوڑا بڑا ہی تندرست اور موٹا تازہ تھا۔ لوگ مقتول کی طرف دوڑے اور جا کر دیکھا وہ مر چکا تھا۔ وہ کاروں اور موٹر سائیکلوں کا زمانہ نہیں تھا۔ کسی بڑے ہی امیر آدمی کے پاس کار ہوتی تھی۔ اسکوٹر کا تو ابھی نام و نشانی نہیں تھا۔ موٹر سائیکل بھی کم ہی کسی کے پاس ہوگا۔ اگر وہاں کسی کی کار ہوتی یا موٹر سائیکل موجود ہوتا تو وہ ٹانگے کے تعاقب میں جاتا۔ اب یہ لوگ یہی کر سکتے تھے کہ تھانے اطلاع دے دیں۔ اس طرح یہ 3 آدمی تھانے جا پہنچے۔ وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو مقتول لطیف کو جانتے تھے۔ وہ ہاکی کا مشہور کھلاڑی تھا اور لڑکوں نے اپنی ٹیم بنا رکھی تھی۔ مقتول ہر صبح منہ اندھیرے اس میدان میں آتا، دوڑ لگاتا اور پھر اس کی ٹیم کے 3-4 کھلاڑی آ جاتے اور مل کر پریکٹس کیا کرتے تھے۔ مقتول بی اے پاس تھا۔ 1-2 آدمیوں کو اس کے گھر کا بھی علم تھا۔ انہوں نے اس کے گھر جا کر اطلاع دی اور اس طرح اس کا باپ موقعی واردات پر پہنچ گیا۔ سب انسپکٹر ہرچرن داس نے وہی کارروائی کی جو میں آپ کو اپنی کہانیوں میں سنایا کرتا ہوں۔ موقعی واردات پر جا کر لاش دیکھی اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ دیکھ کر لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ضربوں کی یہ تفصیل آئی تھی کہ مقتول کو ڈنڈوں سے مارا گیا اور ایک ڈنڈا یا ہاکی اسٹک کی ضرب کن پٹی پر اتنی زور سے لگی کہ وہاں ابھار پیدا ہو گیا اور اسی ضرب سے دماغ کو ایسا نقصان پہنچا کہ اندر سے خون رسنا شروع ہو گیا اور اس ضرب سے موت واقع ہوئی تھی۔ یہ انتقامی قتل ہے، میں نے انسپکٹر اینڈریو سے کہا۔ بڑی شدید عداوت اس قتل کا باعث ہے۔ انسپکٹر اینڈریو بچہ یا اناڑی نہیں تھا، اس کی رائے بھی یہی تھی۔ یہ ساری روایات سن کر انسپکٹر اینڈریو نے ہرچرن داس سے پوچھا کہ اس نے اب تک کیا تفتیش کی ہے اور وہ کسی حتمی رائے تک پہنچا ہے یا نہیں۔ ہرچرن داس نے بتایا کہ مقتول لڑکا جھگڑالو طبیعت کا شخص تھا اور ذرا سی بات پر لڑائی مول لے لیتا تھا۔ ظاہری طور پر اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، لیکن ایسے اشارے ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مقتول رہ جاتی لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور بدتمیزی کیا کرتا تھا۔ کسی غیرت مند نے اسے اسی وجہ سے مار دیا یا مروا دیا ہوگا۔ میں نے سب انسپکٹر ہرچرن داس کی یہ باتیں تفصیل سے نہیں سنائیں، صرف یہ مختصر سی بات بطور نمونہ سنائی ہے۔ وہ جوں بولتا جا رہا تھا، میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مقتول اپنی کسی غلطی یا زیادتی کی وجہ سے قتل ہوا ہے اور وہ بد اخلاق آدمی تھا۔ ہرچرن کو معلوم نہیں تھا کہ ہمیں اپنا ہی ایس پی بتا چکا ہے کہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ مقتول کی دوستی تھی۔ ایک بات بتاؤ ہرچرن، میں نے کہا، سنا ہے کہ اس واردات میں کسی لڑکی کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ کوئی ہندو لڑکی ہے، اس کا کیا چکر ہے؟ میں نے صاف طور پر دیکھا کہ ہرچرن ذرا چونکا اور کچھ گھبرایا اور پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ہاں ملک صاحب، اس نے جواب دیا، میں نے بھی سنا تھا، لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ مقتول نے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن لڑکی اس کے ہاتھ نہ آئی اور یہ بات اسی پر ختم ہو گئی۔
मैंने इस सिलसिले में 2-3 और सवाल किए और इंस्पेक्टर एंड्रयू ने भी कुछ पूछा। हरचरण दास ने कोई तसल्लीबख्श जवाब ना दिया, सीधे तरीके से झूठ भी न बोल सका। मैंने और एंड्रयू ने एक दूसरे की तरफ देखा और मैं उठ खड़ा हुआ। एंड्रयू मेरा ये रद्द-ए-अमल समझ गया था। मैंने फाइल उठाई और हम दोनों थाने से निकल आए। ये शख्स साफ झूठ बोल रहा था। इसकी कोशिश ये थी कि इस हिंदू लड़की का तफ्तीश में जिक्र या इशारा ना आए। इंस्पेक्टर एंड्रयू ने मुझसे पूछा कि मैंने क्या नोट किया है। मैंने इसे बताया। ये बात एंड्रयू ने भी नोट की थी। हमें हरचरण दास की रहनुमाई और इसके ताउन की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें अपने क्राइम्स हेडक्वार्टर में बैठकर अपने तौर पर तफ्तीश करनी थी। शायद आप समझ न सके हों कि हमने सब इंस्पेक्टर हरचरण दास पर क्या शक किया था और क्यों किया था कि वो झूठ बोल रहा है, और वो अगर झूठ ही बोल रहा था तो क्यों बोल रहा था। मैं इसका पस मंज़र बयान कर लूँ तो फिर कहानी आगे सुनाऊँगा। ये तो आप सब जानते हैं कि हिंदू मुसलमानों का जानी दुश्मन है और वो इस्लाम के वजूद को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसका सही अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने हिंदुओं के साथ ज़िंदगी गुजारी है। ऐसा सारी दुनिया में होता है कि किसी औरत को किसी गैर मज़हब का कोई आदमी अच्छा लगता है या किसी मर्द को गैर मज़हब की औरत से मोहब्बत हो जाती है, तो दोनों में से एक अपना मज़हब तब्दील कर लेता है और इनकी शादी हो जाती है। पाकिस्तान में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन हिंदुओं के यहाँ कोई और ही रिवाज है। कोई हिंदू आदमी किसी मुसलमान औरत को अपने मज़हब में लाकर शादी करे तो हिंदू इसे बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन कोई हिंदू औरत इस्लाम कबूल करके किसी मुसलमान के साथ शादी करे तो हिंदू इस मुसलमान के खिलाफ तूफान खड़ा कर देते हैं। अंग्रेज़ों के वक्तों में इसी बात पर हिंदू मुस्लिम फसाद भी हुए हैं, जिसमें कई मुसलमान मारे भी गए, ज़ख्मी भी हुए। फिर जब 14 अगस्त 1947 के रोज़ हिंदुस्तान तकसीम होकर आज़ाद हो गया तो हिंदुओं ने इस सिलसिले में अपनी पॉलिसी और ज़्यादा सख्त कर दी थी और अब तो वहाँ हिंदू राज है। मैंने सुना है कि अब यानी कि हाल ही में भारत के 2 या 3 सूबों की हुकूमतों ने बाकायदा कानून बना दिया है कि कोई मुसलमान किसी हिंदू औरत के साथ शादी नहीं कर सकता, और ये बात काबिल कबूल नहीं होगी कि हिंदू औरत अपनी मर्ज़ी से इस मुसलमान के साथ शादी करना चाहती है। मुसलमानों के लिए इस जुर्म की बाकायदा सज़ाएँ मुकर्रर कर दी गई हैं। मेरा ख़्याल है कि मैं जो बात वाज़े करना चाहता था वो वाज़े हो गई है। मैं और इंस्पेक्टर एंड्रयू सब इंस्पेक्टर हरचरण दास पर जो तरोकोई का शक कर रहे थे वो इसी पस मंज़र में था। वो इस कत्ल की वारदात में हिंदू लड़की पर पर्दा डाल रहा था और मकतूल को बहुत बुरा और बदअखलाक साबित कर रहा था। इसे यकीनन ये ख्याल आ गया था कि मकतूल ने इस हिंदू लड़की के साथ बड़ी गहरी दोस्ती चला रखी थी, इसलिए उसके कातिल हिंदू ही होंगे। लिहाजा ये साबित ना ही होने दिया जाए कि वारदात का बाइस कोई हिंदू लड़की थी, वरना कत्ल का शक इस लड़की के लवाहिकीन या दीगर हिंदुओं पर होगा। हरचरण दास दरअसल कत्ल की इस वारदात को अदम पता करार देने की कोशिश में था। मालूम नहीं वो इस खुशफहमी में किस तरह मुब्तला हो गया था कि वो CIA के 2 इंस्पेक्टरों को बेवकूफ़ बना लेगा, जिनमें एक इंस्पेक्टर अंग्रेज़ भी था। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि यह हमारा शक था कि कातिल हिंदू होंगे और कत्ल का बायस मकतूल की इस हिंदू लड़की के साथ मोहब्बत होगी। कत्ल का बायस कुछ और भी हो सकता था। अगर एक ही शक को सामने रखकर तफ्तीश की जाए तो इत्तेफाक की बात होती है कि यही शक सही निकलता है, लेकिन आमतौर पर तफ्तीश में नाकामी होती है। ये तो मैंने इस हिंदू थानेदार की जहनियत और इसके रवैये की बात सुनाई है। मकतूल के घर का एड्रेस फाइल में मौजूद था। हमने सबसे पहले मकतूल के बाप को बुलाना बेहतर समझा और बुलवा लिया। ये शख्स लिबास, डील डोल और अंदाज से सही मायनों में मुअज़्ज़ज़ लगता था, और फिर पता चला कि ये मुअज़्ज़ज़ आदमी अपना एक वक़ार और माशरे में मकाम रखता है। इसने जब बात शुरू की तो मैंने देखा कि खुद एतमादी से बोलता था। नौजवान बेटे का गम तो इसके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था, लेकिन वो किसी वक्त भी जज्बाती न हुआ। पूछगछ की इब्तिदा इंस्पेक्टर एंड्रयू ने की। यह अंग्रेज़ उर्दू रवानी से बोलता और समझता था और उर्दू बस लिखना पढ़ना नहीं जानता था। मुझसे वो पंजाबी बोलचाल भी सीख रहा था। उसने मकतूल के बाप से पहली बात ये पूछी कि इसके बेटे का दुश्मन कौन था। बाप ने जवाब दिया कि जहाँ तक इसे मालूम है इसका दुश्मन कोई भी नहीं था जो इसे दुश्मनी की बिना पर कत्ल ही कर देता।
उसने ये भी कहा कि इसका बेटा जिंदा दिल लड़का था। मकतूल BA पास था और बड़े अच्छे नंबरों पर पास हुआ था। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मकतूल कॉलेज में हॉकी टीम का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था और तालीम से फारिग होकर भी हॉकी खेलता था। वो शायद लड़ने झगड़ने वाला लड़का था। एंड्रयू ने मकतूल के मुतालिक पूछा, कभी आपको ऐसी शिकायत या इत्तला मिली है कि आपका बेटा कभी किसी के साथ लड़ाई मार कुटाई की हद तक लड़ा हो? मेरी एक बात पर गौर करें साहब, मकतूल के बाप ने कहा, या आप मेरे बेटे के दोस्तों से पूछें कि वो अखलाकी लिहाज से कैसा था और उसका चाल चलन क्या था। एक तो हॉकी की पूरी टीम बेटे के पुराने क्लास फेलो और 2-3 लड़के उसके गहरे दोस्त भी हैं। बेहतर है कि आप इनसे पूछें। कुछ एड्रेस मैं दे दूंगा। मैं आपके सवाल का यही जवाब दूंगा कि मुझे उसके खिलाफ किसी के साथ लड़ाई झगड़े की शिकायत या रिपोर्ट नहीं मिली थी। ये तो हमने मुख्तलिफ ज़राए से मालूम करना ही था कि मकतूल की दोस्ती और दुश्मनी किसके साथ थी और अखलाकी लिहाज से वो कैसा था। इसके बाप से हमने पूछा कि किसी हिंदू लड़की का मामला क्या है? क्या मकतूल के किसी हिंदू लड़की के साथ मरासिम थे? हाँ साहब, उसने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। इस सवाल का सही जवाब दूंगा। सही इसलिए कि बेटे ने खुद मेरे साथ इस लड़की का जिक्र किया था। इस लड़की का नाम संगीता है। मेरे बेटे के साथ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ी है। 1 महीना और कुछ दिन पहले की बात है कि बेटे ने पहले अपनी माँ को बताया, फिर मेरे साथ बराह रास्त बात की। कहता था कि इस लड़की के साथ इसकी कॉलेज के वक्तों की पाकीज़ा दोस्ती है और वो इस्लाम कबूल करके इसके साथ शादी करने को तैयार है। मैंने इससे यह न पूछा कि लड़की का बाप कौन है और वो किस स्टैंडर्ड के लोग हैं। मैंने इसे ये ख्याल जहन से निकाल देने को कहा। इसे ये कहकर डराया कि ये लड़की हाँ अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करके शादी करेगी, लेकिन हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे और मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पहली बात तो ये देखें कि मेरा बेटा इतना बरखुरदार था कि उसने मेरी इजाज़त ज़रूरी समझी। मैंने इसे बड़ी ही अच्छी तरह समझाया और नताइज से खबरदार किया। उसने जिद नहीं की और कोई बात ना की, लेकिन मैंने ये ज़रूर महसूस किया कि बेटे को मायूसी हुई है और उसे शायद मेरी वार्निंग अच्छी नहीं लगी। इसके बाद उसने इस मामले में मेरे साथ या अपनी माँ के साथ कोई बात नहीं की। फिर इसे पूछा कि उसने सब इंस्पेक्टर हरचरण-दास को ये बात बताई थी। उसने फ़ौरन जवाब दिया कि ये बात बताने पर ही ये थानेदार उसके साथ बिगड़ गया था। पहले तो उसने टाल मटोल की और जब मकतूल के बाप ने इसी पर जोर दिया कि कत्ल का बाइस की हिंदू लड़की हो सकती है, तो हरचरण-दास ने इसे डांट दिया और कहा कि तुम्हारा बेटा बदचलन और बदमाश था, इसी वजह से कत्ल हुआ है। हरचरण-दास ने इस लड़की का जैसे कोई नोटिस ही न लिया हो। इसके बाद मकतूल का बाप जब भी थाने गया, हरचरण-दास ने इसके साथ कोई उल्टी ही बात की और बाप ने तंग आकर दरख्वास्त लिखी और IG के दफ्तर में चला गया। इस अंग्रेज़ IG ने इसे फ़ौरन बुला लिया, दरख्वास्त पढ़ी और बड़ी शफ़क़त से इससे इस हिंदू लड़की के मुतालिक पूछा। बाप ने हरचरण-दास के रवैये की शिकायत की। IG ने ज़रा देर न लगाई और केस CIA के सुपुर्द कर दिया। एक और बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, ये वारदात उस वक्त की है जब जंग अज़ीम को ख़त्म हुए अभी 5-6 महीने ही हुए थे। इस जंग ने लोगों में हर तरह की बेदारी पैदा कर दी थी, जिसमें सियासी बेदारी ख़ास तौर पर शामिल थी। हिंदुओं ने जंग के दौरान कारोबार, तिजारत और ठेकों से बेपनाह दौलत कमाई थी। इसके साथ हिंदू और मुसलमान लीडर अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए अपने अपने महाज पर सरगर्म अमल हो गए थे। मुसलमानों के लीडरों के सामने तो एक वाज़ह लाहे अमल था जो उन्होंने करारदाद पाकिस्तान 20 मार्च 1940 के मुताबिक तय कर लिया था। इसके मुताबिक पाकिस्तान का नारा बड़ी तेज़ी से उठने लगा था। हिंदू और दीगर गैर मुस्लिम लीडर पहले तो पाकिस्तान का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन जूं-जूं ये नारा और मुतालबा फैलता गया और उसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया तो हिंदुओं के कान खड़े हुए। मैंने हिंदुओं की ऐसी आवाज़ें अपने कानों से सुनी थीं कि पहली बात यह है कि अंग्रेज़ इतने बेवकूफ़ नहीं कि मुल्क को तकसीम कर देंगे, और अगर उन्होंने तकसीम कर भी दिया और पाकिस्तान बन भी गया तो यानी कि हिंदू मुल्क के तमाम मुसलमानों को मार मार कर यहाँ से भगा देंगे और कहेंगे कि जाओ अपने मुल्क में जाकर रहो। इस तरह हिंदू कुछ ज़्यादा ही शेर और दलेर हो गए थे और मुसलमानों के पहले से भी ज़्यादा दुश्मन हो गए। मकतूल का बाप इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता था।
जो वो बता चुका था। हमें इस लड़की संगीता के मुतालिक बहुत कुछ मालूम करना था। मकतूल के बाप ने मकतूल के 2 दोस्तों के नाम बताए, जिनमें से एक के घर का एड्रेस मैं जानता था। बाप ने बताया कि इसके बेटे के ये दोनों दोस्त इसके घर आते रहते थे और इनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। हमने मकतूल के बाप को फारिग कर दिया और जिस लड़के का उसने एड्रेस और नाम दिया था, एक हेड कांस्टेबल को भेजकर उसे बुलवाया। ये नौजवान लड़का मकतूल का हम उम्र था। वो आया तो मैंने उससे उसके दूसरे दोस्त का एड्रेस पूछा, जो उसने लिखवा दिया। मैंने इसे कहा कि मैं इसे जीप पर भेजता हूँ और वो इस दोस्त को भी साथ ले आए। ये देख कर के ये लड़का कुछ डरा डरा सा लगता है। इसे चंद मिनट अपने पास बिठाया और आहिस्ता से इसे बताया कि मैं मुसलमान हूँ और मुझसे और इस अंग्रेज़ इंस्पेक्टर से वो बिल्कुल ना डरे। हम मकतूल और इस हिंदू लड़की के मुतालिक कुछ मालूम करना चाहते हैं। इस तरह इस लड़के का हौसला मजबूत करके हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो जीप ले और इस लड़के को साथ ले जाए और इसके दोस्त को ले आए। कोई 1 घंटे बाद ये लड़का भी आ गया। ये भी इनका हम उम्र ही लगता था। इंस्पेक्टर एंड्रयू ने बात करके इन दोनों को इकट्ठा ही बुला लिया। इन्हें कहा कि वो जो कुछ भी बताएंगे वो किसी को पता नहीं चलेगा कि उन्होंने ये राज खोला है। मैंने एक बार फिर इन्हें कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे अपना बड़ा भाई समझें। मैंने ये भी कहा कि वो दोनों अलग अलग मेरे पास बैठना चाहें तो मैं ये भी कर सकता हूँ। दोनों ने एक ज़बान होकर कहा कि इनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि एक दूसरे से कोई बात छुपा कर नहीं रखते और इकट्ठे ही बैठकर हर सवाल का वो जवाब देंगे। मैंने इनसे सबसे पहले ये बात पूछी कि मकतूल तबीयत, मिजाज और गुस्से के लिहाज से कैसा था और क्या वो लड़ाई झगड़ा मोल लेने का आदी था। दोनों ने बड़े ठोस लहजे में जवाब दिया कि मकतूल का मिजाज हर वक्त शगुफ्ता रहता था और गुस्सा तो उसे कभी आया ही नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ तक इनकी याद पीछे जाती है, इन्हें कोई ऐसा मौका याद नहीं आता कि मकतूल ने किसी के साथ ज़बानी कलामी या दस्तों गिरबां होकर लड़ाई झगड़ा किया हो। वो कहते थे कि कोई इसके साथ लड़ना झगड़ना चाहता तो वो बड़े अच्छे अंदाज से सुलह समझौता कर लिया करता था। इनसे हमने खासी बातें पूछी जो तमाम की तमाम यहाँ बयान करना ज़रूरी नहीं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम बात इस लड़की की थी। इन दोनों से कहा कि वो लड़की के मुतालिक जो कुछ भी जानते हों बताएं। दोनों ने जो कुछ सुनाया वो मुख्तसरन यूँ था कि मकतूल और संगीता की दोस्ती कॉलेज से शुरू हुई थी, जब वो दोनों 4th ईयर में थे। ये दोस्ती इस तरह शुरू हुई थी कि 2 मुसलमान लड़के इस लड़की के पीछे पड़ गए थे और इसके साथ छेड़छाड़ करते थे। इस वक्त तक मकतूल की इस लड़की की तरफ ज़रा सी भी तवज्जो नहीं थी। ये दोनों लड़के कुछ ओछे से थे और इनकी छेड़छाड़ भी बड़ी घटिया और ओछी होती थी। एक रोज़ इनमें से एक लड़के ने इस लड़की के साथ कोई ज़्यादा ही बेहुदा मजाक कर दिया। ये पहला मौका था कि लड़की को गुस्सा आ गया और उसने इस लड़के को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लड़के ने पहले से ज़्यादा बेहूदगी की बातें और हरकतें की। मकतूल कहीं करीबी था। इसे यह हरकत ऐसी बुरी लगी कि उसने इस लड़के को मना किया, लेकिन लड़का बढ़ के मानने लगा। मकतूल एक तो खिलाड़ी था और वर्जिश भी बाकायदा करता था, इसलिए उसके जिस्म में ताकत थी और जिस्म बड़ा कटा हुआ था। उसने इस बेहुदा लड़के को पहले तो एक घूंसा मारा और जब वो लड़का जवाबी हमला करने आया तो मकतूल ने इसे ऊपर उठाकर ज़मीन पर फेंका और पाँव इसकी गर्दन पर रख दिया। बाकी लड़के तमाशा देखने लगे। वो सब इस लड़के के खिलाफ थे। मकतूल के दोस्तों ने कहा कि मकतूल लड़ने झगड़ने वाला लड़का था ही नहीं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि वो बुज़दिल था और कहीं जायज़ लड़ाई से भी घबराता था। वो तो बड़े मजबूत दिल कुर्ते वाला नौजवान था। उसने इस एक लड़के की पिटाई कर दी तो इसका दूसरा साथी इससे डर गया और इस रोज़ के बाद उन्होंने इस लड़की की तरफ देखना भी छोड़ दिया। मकतूल का शुक्रिया लड़की अदा करना चाहती थी, लेकिन मकतूल ने इसकी तरफ तवज्जो ही न दी। लड़की इस वाक़ये के साथ इस लड़की का कोई ताल्लुक ही न था। अगले रोज़ लड़की कॉलेज बंद होने के बाद मकतूल के रास्ते में आ गई और बोली कि वो इसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। मकतूल ने बड़ी संजीदगी से इसे कहा कि इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात नहीं, ये इसकी अपनी फितरत है कि ना खुद किसी के साथ छेड़छाड़ करता है और ना ही किसी को ऐसा करते देखकर बर्दाश्त करता है। मकतूल का यही किरदार था।
جس سے لڑکی اتنی متاثر ہوئی کہ مقتول کے قریب ہونے لگی اور آخر ان کی دوستی ہو گئی۔ دوستی بھی ایسی ہوئی کہ نوبت شادی کے بعدوں تک بلکہ شادی کے فیصلے تک جا پہنچی۔ لڑکی کہتی تھی کہ اسے مسلمان اچھے لگتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ مسلمان ہو جائے گی اور گھر سے بھاگ کر مقتول کے ساتھ شادی کر لے گی اور پھر مقتول اسے جہاں بھی رکھے گا وہ ہنسی خوشی رہے گی۔ مقتول کے دوستوں نے بتایا کہ لڑکی نے گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن یہ ارادہ اس لیے ملتوی ہوا کہ پہلے دونوں BA کر لیں۔ دونوں نے BA کر لیا اور اب لڑکی نے گھر سے بھاگنا تھا اور مقتول کے ساتھ کہیں اور چلے جانا تھا، لیکن کوئی ایسی جگہ اور کوئی ایسا شہر ذہن میں نہیں آ رہا تھا جہاں جاتے ہی مقتول کو نوکری مل جاتی اور دونوں وہاں جا کر آباد ہو جاتے۔ مقتول اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن محبت دل میں ایسی گہری اتری تھی کہ وہ گھر چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ پھر بھی اس نے گھر والوں کی اجازت ضروری سمجھی۔ یہ مقتول کی شرافت تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مقتول نے اپنے باپ سے اجازت طلب کی تھی اور باپ نے اسے نتائج سے ڈرایا تھا۔ باپ نے ہی نہیں، ان دوستوں نے بھی مقتول کو اس محبت اور اس ارادے سے باز رکھنے کی بہت کوشش کر ڈالی تھی اور اسے اکثر خبردار کرتے رہتے تھے کہ ہندوؤں کو پتہ چل گیا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن مقتول کو اس لڑکی نے بہت پابند اور مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ان دوستوں سے پوچھا کہ مقتول اور اس لڑکی کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہوں گی اور یہ کہاں اور کس طرح ملتے ملاتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ملنے ملانے کے معاملے میں دونوں محتاط نہیں تھے۔ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں اور لڑکی کی بے تابی کا یہ عالم تھا کہ مقتول کی ٹیم کا جہاں کہیں میچ ہوتا تھا وہ وہاں پہنچ جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک روز شاہدرہ میں پولیس کی ٹیم کے ساتھ مقتول کی ٹیم کا میچ تھا اور لڑکی وہاں بھی پہنچ گئی تھی۔ ان میچوں میں تماشائی کوئی ہزاروں یا سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہوتے تھے، یہی کوئی چند ایک لوگ میچ دیکھنے رک جاتے تھے۔ اتنے تماشائیوں میں ایسی نوجوان گوری چٹی خوبصورت لڑکی سب کی توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ میچ کے بعد مقتول اور لڑکی کچھ دیر اکٹھے رہتے اور انہیں سب دیکھتے تھے۔ دونوں لڑکے باری باری بول رہے تھے، کبھی میں ان سے کوئی بات پوچھ لیتا اور کبھی انسپکٹر اینڈریو کوئی سوال کرتا اور اس طرح بات لمبی بھی ہوتی گئی اور واضح بھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے؟ لطیف کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں تھی؟ ایک دوست نے جواب دیا، اسے ہندوؤں نے قتل کیا ہے یا لڑکی کے باپ نے قتل کروایا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی محبت اور ملاقاتیں ڈھکی چھپی نہیں تھیں۔ لڑکی کا باپ کوئی بڑا لیڈر تو نہیں؟ دوسرے دوست نے کہا، لیکن سیاست میں اس کا مقام ذرا اونچا ہے اور وہ ہندو مہا سبھائی ہے۔ مہا سبھائی نام سن کر میرے کان کھڑے ہوئے۔ یوں تو ہر ہندو ہر مسلمان کا دشمن ہے، لیکن مہا سبھائی تو اعلانیہ مسلمانوں کے قتل کی باتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے معاملے میں مہا سبھائی انتہا پسند ہیں۔ انسپکٹر اینڈریو بھی مہا سبھائیوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ہم دونوں کے سامنے یہ شک زیادہ پختہ ہو کر آ گیا کہ قتل کا باعث یہی لڑکی ہے اور قاتل ہندو ہیں۔ یہ شک پختہ ہو جانے کے باوجود ہم نے اسی شک کو ذہن میں رکھا، قاتل کوئی اور بھی ہو سکتا تھا۔ ہم ان دونوں دوستوں کو اور زیادہ کریدنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ایک اور شک پیدا کر دیا۔ یہ بات لڑکی نے مقتول کو تفصیلاً بتائی تھی اور مقتول نے اپنے ان دوستوں کو بتا دی تھی۔ بات یہ تھی کہ لڑکی کا ایک منگیتر تھا۔ ان کی منگنی کئی سال پہلے ہو چکی تھی اور شادی اس لیے ملتوی ہوئی کہ لڑکی BA کر لے، لیکن BA کر لینے کے بعد بھی شادی نہیں ہوئی۔ لڑکی نے مقتول کو بتایا تھا کہ لڑکی کو یہ منگیتر نہ صرف یہ کہ پسند نہیں تھا بلکہ اسے بہت برا لگتا تھا۔ پھر یہ وجہ پیدا ہو گئی کہ لڑکی مقتول کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ منگیتر کا حلیہ یہ بتایا گیا کہ پکا کاروباری آدمی تھا اور جیسے موٹا اور پیٹ بڑا ہوا اور چہرے سے بھی بھدا اور فضول سا صورت کا آدمی تھا، طبعاً بھی خالص کاروباری ہندو تھا۔ ان دوستوں کے بیان کے مطابق لڑکی نے مقتول کو بتایا تھا کہ اس نے ایک روز منگیتر کو کسی جگہ اتفاقیہ آمنے سامنے آ جانے پر صاف کہہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی اور وہ کوئی اپنا انتظام کر لے۔ یہ منگیتر ایک تو جسمانی لحاظ سے بھینسا لگتا تھا اور وہ اپنے آپ کو غنڈہ اور بدمعاش بھی سمجھتا تھا
और इसी कुमाश के 2-3 आदमियों के साथ उसका दोस्ताना था। गालिबन शराब भी पीता था। इसके मुतालिक हमने अपने खुफिया ज़राए से मालूम कर लेना था। अभी हम इन दोनों लड़कों की रिपोर्ट ले रहे थे। लड़के ये ना बता सके कि मंगेतर को पता चल गया था या नहीं कि लड़की मकतूल को चाहती है और इससे मिलती रहती है। बहरहाल ये मंगेतर हमारा एक और मुश्तबा था। रात हो गई थी। इन दोनों लड़कों को हमने जैसे निचोड़ ही लिया था। उन्होंने कोई बात नहीं छुपाई और पूरा ताउन किया। इन्हें हमने घर भेज दिया। दिन के वक्त हमने थानेदार हरचरण दास को फ़ोन पर कहा था कि कल सुबह मौके के वो तीनों गवाह हमारे पास भेज दे। हम मकतूल की हॉकी टीम के तमाम खिलाड़ियों से पूछताछ करना चाहते थे। मकतूल के इन 2 दोस्तों के साथ बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि हॉकी की टीम हर रोज़ 4 बजे या इससे ज़रा देर बाद ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए आती है। हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि अगले रोज़ शाम को वहीं ग्राउंड में चले जाएंगे। अगले रोज़ हम अपने हेडक्वार्टर में गए तो मौके के तीनों गवाह पहले से वहाँ मौजूद थे और सब इंस्पेक्टर हरचरण दास भी हमारे इंतज़ार में बैठा था। मुझे बाजू से पकड़कर अलग बरामदे में ले गया। वो तो मिन्नत समाजत पर उतर आया था। कहता था कि मैं इसका ख्याल रखूं। इसे अपनी फरेबकारी का एहसास हो गया था। मेरा और इंस्पेक्टर एंड्रयू का ये शक सही साबित हुआ कि हरचरण दानिस्ता तफ्तीश में गड़बड़ कर रहा है ताकि हिंदुओं पर यह लड़की के महासवाई बाप पर शक न हो और वो पकड़े न जाएं। इसे मालूम था कि CIA के पास जो तफ्तीश जाती है वो दूध अलग और पानी अलग कर दिया करती है। वो मेरी मिन्नत कर रहा था कि मैं अपनी तफ्तीश करूं और ये जाहिर न होने दूं कि इससे कोई कोताही दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर हुई थी। हरचरण दास मक्कार और अय्यार हिंदू था। वो एक मुसलमान नौजवान के कत्ल की वारदात गोल कर रहा था। मैंने पक्का इरादा कर रखा था कि इसके खिलाफ तो हम रिपोर्ट ज़रूर ही लिखेंगे। इंस्पेक्टर एंड्रयू तो और भी ज़्यादा गुस्से में था। बहरहाल हरचरण को मैंने झूठी तसल्लियाँ दी और कहा कि इसे सज़ा दिलवाकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा और मैं ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करूँगा। उसने कहा कि मैं इस पर पर्दा डाले रखूँ तो वो मेरी कुछ खिदमत भी कर देगा। इसका मतलब रिश्वत से था। मैंने मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर थपकी दी और झूठा वादा किया कि मैं बगैर किसी खिदमत के इसे बचाए रखूँगा। झूठे के साथ बेहतरीन रवैया यही होता है कि इसके साथ झूठ बोला जाए। हमने मौके के तीनों गवाहों को इकट्ठे ही बिठा लिया। इनमें 2 हिंदू थे और 1 मुसलमान। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इन तीनों ने पहले रोज़ थाने में क्या बयान दिया था। यह हमें थाने से मालूम हो चुका था और फाइल में भी मौजूद था। फिर भी हमने इन्हें कहा कि वो याद करके और ज़हन पर जोर देकर बताएं कि उन्होंने मकतूल को किस तरह कत्ल होते देखा था। उन्होंने बिल्कुल वही बयान दिया जो वो पहले दे चुके थे। मैंने और इंस्पेक्टर एंड्रयू ने कई सवाल पूछे और बहुत कुरेदा, जिसे बाल की खाल उतारना कहते हैं। उन्होंने कोई नई बात न बताई। मैंने इन कातलों की शनाख्त की बात की तो उन्होंने बताया कि दोनों ने अपने मुंह और नाक रुमालों से इस तरह ढाँपे हुए थे कि रुमाल चेहरों पर बंधे हुए थे। शनाख्त न कर सकने की दूसरी वजह ये थी कि वो कुछ दूर थे और सुबह की रोशनी अभी सफ़ेद नहीं हुई थी। यही नज़र आता था कि 2 आदमी एक आदमी को मार पीट रहे हैं और वो भागे जा रहे हैं और दूर टांगा खड़ा है। हमलावर जब टांगे की तरफ भाग रहे थे तो ये तीनों और कुछ आदमी भी मकतूल की तरफ दौड़े। इस तरह ये तीनों करीब आ गए और वहाँ से टांगे और घोड़े को इतना अच्छी तरह देख लिया कि टांगे का रंग और घोड़े का रंग भी इन्हें ठीक नज़र आ गया। लेकिन टांगे में जो आदमी बैठा था उसका चेहरा सामने नहीं था। इनसे कोई नई बात मालूम न हो सकी। मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि हरचरण दास ने इन्हें फिर कभी थाने बुलाया ही नहीं था। तीनों को हमने फारिग कर दिया। टांगे और घोड़े की निहायत अच्छी और वाज़ेह निशानियाँ मिल गई थीं। ये किसी का प्राइवेट टांगा था। दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक ख़ास रंग के टांगे को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हमें नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना था। टांगा किराए के लिए हो या प्राइवेट, इसका लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इस ज़माने में कारें बहुत ही कम थीं और बाज़ अमीर लोग अपने प्राइवेट टांगे रख लेते थे और इनके बाकायदा लाइसेंस बनवाए जाते थे। हम दोनों ने इस सिलसिले में ये कार्रवाई की।
कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के उस दफ्तर में चले गए जहां से टांगों के लाइसेंस बनवाए जाते थे। हमने अपना तारुफ कराया तो फौरन तमाम रिकॉर्ड हमारे आगे रख दिया गया। मैंने मुतालिका एहलकार से कहा कि वो प्राइवेट टांगों का रिकॉर्ड दिखाए। वो देखा तो कुल 60 या गालिबन 65 प्राइवेट टांगे लाइसेंस याफ्ता थे। मैंने ये सारा रिकॉर्ड चेक किया। मैं देख ही रहा था कि संगीता के बाप का प्राइवेट टांगा है या नहीं। इस रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं था। मैंने ये भी देखा कि हिंदुओं के नाम पर बहुत ही कम टांगे थे। ज़्यादातर मुसलमानों के नाम थे, या चंद एक पारसी थे, या अंग्रेज़ या एंग्लो इंडियन थे। मुश्किल ये पैदा हो रही थी कि इस रिकॉर्ड में टांगे की इतनी सी ही तफसील थी कि ये टांगा किराए के लिए चलाया जा रहा है या प्राइवेट है। इसमें टांगे के रंग और किस्म और घोड़े की कोई निशानी नहीं दी गई थी। इन तफसीलात की ज़रूरत भी नहीं थी। बहरहाल ये इत्मीनान हो गया कि रिकॉर्ड मौजूद है जो ज़रूरत के वक्त काम आएगा। वहाँ से उठे और हम ट्रैफिक पुलिस के हेडक्वार्टर चले गए। एक एसपी से मिले। खुशकिस्मती से वो अंग्रेज़ था। इंस्पेक्टर एंड्रयू ने इसे वारदात सुनाकर बताया कि कातिल एक प्राइवेट टांगे में बैठकर भागे थे। टांगे और घोड़े के रंग भी बताए। इस अंग्रेज़ एसपी ने कहा कि वो तमाम ट्रैफिक पुलिस को ये हुक्म देगा कि इस रंग का टांगा और इस रंग का घोड़ा नजर आए तो इसे पकड़ लें। मेरा ख्याल ये था और एंड्रयू की भी यही राय थी कि कातिल अगर अक्लमंद हुए तो वो इस टांगे और घोड़े को कुछ अरसा बाहर नहीं लाएंगे। हमें इसके बावजूद मुलजिम का सुराग लगाना था। ये तफ्तीश ऐसी फैली हुई थी कि मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन पता चल रहा है कि कुछ बातें छोड़ता जा रहा हूँ। मसलन अपने दफ्तर में आकर जब हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर को चले थे तो इससे पहले अपने 2 मुखबिरों को बुलवाया था और उन्हें कहा था कि वो संगीता के मंगेतर के मुतालिक तफसीलात फराहम करें। ऐसी ही कुछ और छोटी छोटी कार्रवाइयाँ थीं जिनका मैं जिक्र नहीं कर रहा। इसी रोज़ शाम 4 बजे के बाद हम दोनों इंस्पेक्टर हॉकी ग्राउंड में चले गए। बहुत से लड़के हॉकी खेल रहे थे। हम दोनों प्राइवेट कपड़ों में थे। हमारे पास अपने कार्ड तो थे, फिर भी हम एक पावर्दी हेड कांस्टेबल और 3 पावर्दी कांस्टेबलों को साथ लेते गए, जिससे हमारा मतलब ये था कि पुलिस का कुछ रौब हो। पाकिस्तान और भारत के लोग पुलिस की वर्दी से मरूब होते हैं। हमने खेल रुकवा दिया और मकतूल की टीम के लड़कों को अपने पास बुलाया। तमाम लड़के पढ़े लिखे थे। हमने इन पर कोई रौब न झाड़ा बल्कि बाइखलाक तरीके से अपना तारुफ करा के इन्हें अपने कार्ड भी दिखा दिए। इन्हें कहा कि इनसे कुछ पूछना चाहते हैं। हम ये देखकर मुतमईन हो गए कि तमाम लड़के कन्नी कतराने की बजाय ताउन के लिए तैयार हो गए। टीम का कैप्टन एक जवांसाल हिंदू था। उसने अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि हम जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेंगे और हम इन्हें बताएं कि इन्हें क्या करना है। मैंने इन्हें बताया कि कल सुबह 9 बजे CIA के हेडक्वार्टर पहुंच जाएं। इन्हें दफ्तर का अता पता और महल वकूफ़ बता दिया। अभी हम संगीता और उसके बाप को नहीं छेड़ना चाहते थे। पहले इनके लिए मजबूत जाल तैयार करना ज़रूरी था। हमने अपने हेडक्वार्टर में जाकर अपने मुखबिरी के निज़ाम को एक लाइन देकर मसरूफ़ कर दिया और कुछ हिदायत दी। अगली सुबह हॉकी टीम के 13-14 लड़के आ गए। मेरे अंदाजे के मुताबिक इनकी उम्रें कम से कम 18-19 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 साल थीं। इनका कैप्टन 25-26 साल का मालूम होता था। ये शख्स मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा और अकल वाला लगता था। टीम में एक सिख था, 5-6 मुसलमान थे, बाकी सब हिंदू। हमने सबको अलग अलग अपने तफ्तीशी कमरे में बिठाया और पूछगछ शुरू कर दी। मैं ये लिखने में वक्त ज़ाया नहीं करूँगा कि हर एक से हमने क्या पूछा और उसने क्या जवाब दिया और क्या बयान दिया। इनसे कोई सुराग वाली बात मालूम ना हो सकी। ये तस्दीक हो गई कि मकतूल लड़ने झगड़ने वाला लड़का नहीं था। अलबत्ता किसी की मदद करने को किसी से टक्कर लेनी पड़ती तो फिर मकतूल ये लिहाज नहीं रखता था कि मद्दे मुकाबिल कोई छोटा आदमी है या कितनी बड़ी हैसियत वाला है। ये सुनकर मैंने तकरीबन हर लड़के से पूछा था कि कत्ल से कुछ दिन पहले मकतूल की किसी बड़ी हैसियत वाले आदमी के साथ लड़ाई तो नहीं हुई थी। सब ने यही एक जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सब ने बताया कि मकतूल बड़े अच्छे ख़ानदान का लड़का था और उसका इखलाक ऊंचे ख़ानदान वाला ही था। हंसी मजाक
और जिंदा दिली इसकी फितरत में शामिल थी। 2 मुसलमान लड़कों ने बताया कि एक हिंदू लड़की के साथ मकतूल के मरासिम थे और जहाँ कहीं मैच होता था लड़की वहाँ मौजूद होती थी। इससे ज़्यादा ये लड़के कुछ ना बता सके। टीम के कैप्टन को मैंने सबसे आखिर में रखा हुआ था। मालूम नहीं क्यों मुझे तवक्को थी कि इससे कोई ख़ास बात मालूम हो जाएगी। इससे बात हुई तो पता चला कि वो मकतूल की प्राइवेट ज़िंदगी के मुतालिक कुछ ज़्यादा जानता था। इसे मालूम था कि संगीता नाम की एक हिंदू लड़की मकतूल से मोहब्बत करती है और इन दोनों ने शादी का फैसला कर रखा है। ये शख्स जिसका नाम रमेश था इससे ज़्यादा और कुछ ना बता सका, जो हम पहले ही ज़्यादा तफसील से सुन चुके थे। मैंने इसे कहा कि वो अकल वाला लगता है, आखिर उसने कोई तो राय कायम की होगी कि कातिल कौन है। हूँ तो मैं भी हिंदू ही, उसने कहा, लेकिन मैं और मेरा ख़ानदान भी नाम के हिंदू हैं। मेरा बाप फौज में कर्नल है और वो बाहर के 2-3 मुल्कों में रह चुका है। पूरी तरह रोशन ख्याल आदमी है और हमें हिंदुओं वाली कोई खसलत नहीं पाई जाती। मेरा बाप किसी मज़हब का पाबंद नहीं और पूरी तरह रोशन ख्याल है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि कातिल कौन है, लेकिन ये यकीन से कह सकता हूँ कि कातिल हिंदू हैं। संगीता ने मुसलमान होने का फ़ैसला कर लिया था। इसकी सज़ा लतीफ़ को मिली कि इसे कत्ल ही कर दिया गया। हिंदू कौम बड़ी ही तंग नज़र कौम है। संगीता का बाप तो ब्राह्मण है और दूसरे महासवाई हैं। इसे पता चल गया होगा और उसने इस लड़के को ही दुनिया से उठा दिया जिसके पीछे इसकी बेटी मुसलमान हो रही थी। मैंने लतीफ़ को ख़बरदार कर दिया था कि वो इतना बड़ा ख़तरा मोल न ले और इस लड़की से पीछा छुड़ा ले, लेकिन इनकी मोहब्बत इनके दिलों में इतनी गहरी उतरी हुई थी कि उसने मेरी वार्निंग की परवाह न की। मैंने इसे ये भी कहा था कि संगीता का बाप ऐसा कट्टर ब्राह्मण है कि उसकी बेटी उसकी बात नहीं मानेगी तो उसे भी कत्ल करा देगा। फिर लतीफ़ का दूसरा बड़ा दुश्मन संगीता का मंगेतर था। मैं इन लोगों के कुछ करीब हूँ या करीब से जानता हूँ। मंगेतर को संगीता ने कह दिया कि वो इसके साथ शादी नहीं करेगी। मैं ये नहीं बता सकता कि मंगेतर ने संगीता के माँ बाप को ये बात बताई थी या नहीं। मैं ये कर सकता हूँ कि संगीता के इस मंगेतर के साथ गपशप लगाकर मालूम करने की कोशिश करूँगा कि इसका रद्द-ए-अमल क्या था। ऐसा तो यकीन नहीं रखना चाहिए कि वो अंदर की कोई बात बता देगा, लेकिन मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद रमेश ने अपनी रोशन ख्याली की बात शुरू कर दी, जो मुख्तसरन यूँ है कि इसे अगर कोई मुसलमान लड़की अच्छी लगी तो वो सीधा इसके माँ बाप से मिलेगा और कहेगा कि मैं मुसलमान हो जाता हूँ, अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो। और अगर इसकी सगी बहन को कोई मुसलमान अच्छा लगा तो मैं, बल्कि मेरा बाप भी उसे कहेगा कि जाओ मुसलमान हो जाओ और इसके साथ शादी कर लो। वो दरअसल ये ज़ाहिर कर रहा था कि हिंदू बहुत ही तंग नज़र होते हैं और वो खुद हिंदू होते हुए कुशादा ज़र्फ़ है। अब हम इस वारदात और तफ्तीश के बड़े किरदारों की तरफ मुतवज्जे हुए। संगीता को शामिल तफ्तीश करना ज़रूरी था, लेकिन हम शहादत इकट्ठी कर रहे थे। शहादत इतनी तो ना मिल सकी जितनी मतलूब थी, लेकिन इस लड़की को बुलाना मज़ीद मुलतवी नहीं किया जा सकता था। इसके घर का एड्रेस मालूम कर लिया था। अगले रोज़ या शायद इससे अगले रोज़ अपने एक एएसआई को भेजा कि वो इस लड़की को साथ लाए। हमें ये सहूलत हासिल थी कि हमारे महकमे में जीपें और दूसरी गाड़ियाँ भी थीं। एएसआई को जीप में भेजा और 1 घंटे से पहले पहले संगीता आ गई और उसका बाप भी साथ था। हमारे ऑफिस में पहुंचकर बाप ने लड़की को बिठाया और खुद अंदर आया, हमसे अपना तारुफ कराया और बड़े रोबदार लहजे में पूछा कि हमने उसकी बेटी को क्यों बुलाया है। इंस्पेक्टर एनटीओ ने पहले कह दिया था कि लड़की अकेली नहीं आएगी, उसका बाप या कोई भाई उसके साथ ज़रूर आएगा। एनटीओ ने जाने क्या सोचकर कहा था कि इसके साथ बाप आए तो मैं ही बात करूं। वही हुआ, लड़की के साथ बाप आ गया और जब वो अंदर आए तो इंस्पेक्टर एनटीओ लाताल्लुक़ सा होकर अलग बैठा रहा। मैंने पहले तो इस शख्स की डील डोल और सरापे को देखा। वो वाइल के सफ़ेद लंबे कुर्ते में मलबूस था, नीचे हिंदुओं वाली सफ़ेद धोती थी और सर पर हिंदुओं वाली टोपी रखी हुई थी। शक्ल सूरत से वो साहिब हैसियत लगता था। उसने आते ही पूछा था कि उसकी बेटी को क्यों बुलाया गया है। महाराज, मैंने कहा, हमने आपकी बेटी को बुलाया है, आपको नहीं। बाहर निकल जाएं और अपनी बेटी को भेज दें। मैंने रसमन भी ना कहा कि वो बैठ जाए। एक तो मेरे दिल में इसकी नफ़रत भरी हुई थी, दूसरे ये कि इसे हमने बुलाया ही नहीं था
और वो रौब छाड़ने आ गया था। देखिए ना साहब, अब के उसने अपना रौब ज़रा कम करके कहा, मैं इस लड़की का बाप हूँ। वजह तौर पर ख्याल आता है कि लड़की को पुलिस ने तलब किया है, तो मैं जाकर मालूम करूँ कि बात क्या है। लाला जी महाराज, मैंने ज़रा तंजिया से लहजे में कहा, एक इंसान का बच्चा कत्ल हो गया है। ये केस थाने से हटाकर क्राइम्स ब्रांच के हवाले बराए तफ्तीश किया गया है। इसकी आखिर कोई वजह है? आप पढ़े लिखे और जिम्मेदार आदमी मालूम होते हैं, हमारे साथ ताउन करें, वरना हम ताउन लेना जानते हैं। आपकी बेटी की इज्जत और आबरू के जिम्मेदार हम हैं। जितनी देर वो हमारे साथ रहेगी, आप बड़े शौक से बाहर बैठे रहें, और जब हम इजाज़त दें तो बेटी को अपने साथ ले जाएं। आप मेरे हिंदुस्तानी भाई हैं। उसने हिंदुओं वाली मुनाफिकत को प्यार में छुपाने के लिए कहा और मेरे करीब वाली कुर्सी पर बैठ गया। आंख से हल्का सा इशारा एंड्रयू की तरफ करके आहिस्ता से बोला, ये गोरा उर्दू तो नहीं जानता होगा? नहीं, मैंने झूठ बोला। ये सिर्फ अंग्रेज़ी बोलता और समझता है, उर्दू का एक लफ्ज़ भी नहीं जानता। मैंने पहले लिखा है कि इंस्पेक्टर एंड्रयू रवानी से उर्दू बोलता और समझता था और मुझसे पंजाबी बोलचाल सीख रहा था। संगीता के बाप ने मेरी बात को सच समझकर मेरी चापलूसी शुरू कर दी। मैंने इससे पूछा कि इसका आखिर मतलब क्या है। वो चाहता ये था कि इसकी बेटी को शामिल तफ्तीश न किया जाए, जो मैं मान नहीं रहा था। इसने मुझे ये मशवरा दिया कि इस अंग्रेज़ इंस्पेक्टर को मैं किसी तरह समझा दूं और वो मुझे कुछ रिश्वत दे देगा और मैं इसकी बेटी को बाहर ही से छुट्टी करा दूं। ये क्या चाहता है? एंड्रयू ने अंग्रेज़ी में मुझसे पूछा और बनावटी गुस्से से कहा, इसे कहो कि बाहर निकल जाए और लड़की को अंदर भेजे। मैंने संगीता के बाप से कहा कि वो फ़ौरन बाहर चला जाए, वरना ये अंग्रेज़ इंस्पेक्टर इसकी बेइज्जती करके बाहर निकाल देगा। लाला बड़ी तेज़ी से उठा और बाहर निकल गया। मुझे इस पर शक है, एंड्रयू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं ना बोल पड़ता तो ये तुम्हारे हाथ में कुछ रकम दे देता। तुमने ये अच्छा मजाक किया है कि मैं उर्दू नहीं बोलना जानता। हम हंस रहे थे कि एक बड़ी ही हसीन और बड़ी ही दिलकश सरापे वाली लड़की कमरे में दाखिल हुई। इसके नक्शो निगार में बड़ी जाज़बियत तो थी ही, इसके सरापे की साख्त से मैं ज़्यादा मुतासिर हुआ। बड़ा मौजूद कद और जिस्म की बनावट में एक ख़ास कशिश थी। इसे मैंने अपने पास बिठा लिया और मैंने कहा कि वो दिल से घबराहट और खौफ निकाल दे और बिल्कुल फ्री होकर बात सुने और करे। मैंने ये भी कहा कि इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं, कुछ बातें पूछनी हैं। इंस्पेक्टर एंड्रयू ने मेरी तरफ देखा। इसके देखने के अंदाज से मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। मैंने सर ऊपर नीचे नहायत आहिस्ता से हिलाया तो एंड्रयू उठकर बाहर निकल गया। इसका मतलब ये था कि मैं इस लड़की से अकेले में बात करूं। एंड्रयू के साथ मैंने इससे पहले कुछ वारदातों की तफ्तीश की थी, इसलिए वो मेरा स्टाइल समझता था। वो जानता था कि संगीता जैसा गवाह या मुश्तबा से मैं ही राज की बात उगलवा सकता हूँ। मैं खुद भी चाहता था कि एंड्रयू मुझे संगीता के साथ अकेला छोड़ दे। आप मुझसे किस सिलसिले में कुछ पूछना चाहते हैं? संगीता ने ज़रा दबी दबी आवाज़ में पूछा। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारा एक क्लास फेलो कत्ल हो गया है? मैंने कहा, तुम जानती हो इसका नाम लतीफ़ था। मैं किसी लतीफ़ को नहीं जानती, संगीता ने कहा, जिसे मैं जानती ही नहीं। इसके कत्ल के मुतालिक मैं कुछ भी नहीं बता सकती। इस नौजवान लड़की को मालूम न था कि बड़े बड़े चालाक और अय्यार गवाह और मुश्तबे मेरी तफ्तीशों में से गुजर चुके हैं और मुझे ये समझने में ज़रा दुश्वारी पेश नहीं आती कि ये शख्स दिल की बात कह रहा है या मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने संगीता को पहली बार देखा था। मुझे ये तो मालूम ही नहीं था कि इसका बात करने का कुदरती अंदाज़ क्या है, लेकिन मैंने महसूस कर लिया कि ये लड़की जो कुछ कह रही है ये इसे मजबूर करके कहलवाया जा रहा है और इसका ये अंदाज़ कुदरती नहीं। मुझे ये समझने में भी दुश्वारी ना हुई कि बाप ने इसे डरा धमका कर कहा होगा कि वह ऐसा बयान दे जिससे इसका मकतूल के साथ कोई ताल्लुक ज़ाहिर ना हो। संगीता, मैंने अपनी कुर्सी उसकी कुर्सी के करीब करके प्यार से कहा, मैं मुसलमान हूँ। मेरा नाम मलिक अहमद यार खान है। मेरी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं। इस वक्त भूल जाओ कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम्हारी पर्दापोशी को मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। तुमने शायद देखा नहीं कि मैंने इस अंग्रेज़ इंस्पेक्टर को इशारा करके कमरे से बाहर भेज दिया है। ये मेरा साथी है, फिर भी इसे वो सारी बातें नहीं बताऊँगा जो तुम मुझे बताओगी। संगीता ने मेरे मुंह पर नज़र डाली और फिर इसने सर झुका लिया। अगर इसका वाकई मकतूल के साथ कोई ताल्लुक़ ना होता और मैं इसे कहता कि मकतूल को वो जानती थी,
और इसके कत्ल के बैकग्राउंड को जानती है तो वो तड़प तड़प कर और उछल उछल कर इनकार करती और कहती कि मैं इस पर बेबुनियाद शक कर रहा हूँ। लेकिन इसका अंदाज कुछ और था और ये अंदाज उसका अपना नहीं था। उसने सर उठाकर एक बार फिर मेरी तरफ देखा। अब मैंने इसकी आंखों में ऐसी सुर्खी देखी जो आंसुओं का पेश खेमा थी। वो रोने पर आ गई थी और आंसू रोकने की बेइंतहा कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ संगीता, मैंने मुशफ़िक़ाना और दोस्ताना लहजे में कहा। मैं जानता हूँ कि तुम लतीफ़ को किस हद तक चाहती थीं और लतीफ़ किस तरह तुम पर दीवाना था। तुमने मुसलमान होकर लतीफ़ के साथ शादी का फ़ैसला कर लिया था और लतीफ़ तुम्हारी खातिर अपना घर-बार और अपने वालिदैन और बहन भाइयों को हमेशा के लिए छोड़कर तुम्हारे साथ जा रहा था। लेकिन वो तुम्हें भी छोड़कर अकेला चला गया और गया भी ऐसी जगह जहाँ वो तुम्हें नहीं ले जा सकता था। मैं जानता था कि ये लड़की लतीफ़ के लिए अंदर से इस कदर जज्बाती होगी। इस वक्त की इसकी ज़हनी हालत को मैं भांप चुका था। ये तो मैं जानता था कि जिसकी खातिर वो अपना मज़हब और अपना इतना अमीर ख़ानदान भी छोड़ रही थी, उसके लिए वो किस कदर जज्बाती होगी। मेरी ये बात सुनकर उसने सर झुकाया, फिर अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और झुक गई। उसका जिस्म इस तरह हिल रहा था जैसे वो सिसकियाँ और हिचकियाँ ले लेकर रो रही हो। मेरे अल्फाज और बोलने के अंदाज ने उसकी जज्बाती दुनिया में ज़लज़ला बर्पा कर दिया था। संगीता, मैंने उसका सर अपने दोनों हाथों में थाम कर और ज़रा ऊपर उठाकर कहा, खुलकर रो लो और लतीफ़ के लिए जितने भी आंसू बहा सकती हो बहाओ, फिर भी कम होंगे वो। इस वक्त मुझे अपना भाई समझो, बाप समझो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं। मैं तुम्हारी मोहब्बत की सारी दास्तान जानता हूँ। दुख इस बात का है कि लतीफ़ को तुम्हारी मोहब्बत ने कत्ल करवाया है। अब जो वो रोई है तो मैं समझा कि इसे मैं संभाल नहीं सकूँगा। ये तो मैंने आपको बड़ी मुख्तसर बातें बताई हैं जो मैंने कही थीं। मैंने इससे ज़्यादा ही जज्बाती बातें की थीं और इस तरह यह हसीन और जमील लड़की मेरे कब्ज़े में आ गई। मैं एक और बात भी जानता हूँ संगीता, मैंने जज्बाती से लहजे में ये झूठ बोला। मैंने तुम्हारे मंगेतर को देखा है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो अच्छे अखलाक का आदमी नहीं। कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि ये शख्स इस काबिल भी नहीं कि संगीता के घर का नौकर बने। मैं इसे तुम्हारे जूते साफ करने के भी काबिल नहीं समझता। अगर मैं कहूँ कि इस शख्स ने लतीफ़ को कत्ल करवाया है तो तुम क्या कहोगी? हकीकत ये थी कि मैंने इसके मंगेतर को देखा ही नहीं था, इसके मुतालिक सिर्फ सुना था। मुझे भी इस भद्दे सांड पर शक है, संगीता ने कहा। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ, मैंने कहा। मैं यही चाहता था कि मेरे साथ खुलकर दिल की बात करो, फिर मेरा खुलूस और मेरी हमदर्दियाँ देख लेना। क्या तुमने मुझे मंगेतर को बता दिया था कि तुम उसे पसंद नहीं करती और तुम किसी और को चाहती हो? अगर तुम मुझे सही और सच्चा जवाब दे दो तो फिर देखना कि मैं तुम्हारे मंगेतर के साथ क्या सलूक करता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा कि ये इशारा तुमने मुझे दिया था। मैं आपको सही जवाब दूंगी, संगीता ने कहा, और वो मेरी पर्दापोशी का काम करना आपका काम है। मैंने मंगेतर को एक बार नहीं 2 बार कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी और मजबूर कर दी गई तो मैं घर से ही भाग जाऊंगी या खुदकुशी कर लूंगी। मैंने अपनी माँ को पहले ही बता दिया था कि मैं अपने एक मुसलमान क्लास फेलो को चाहती हूँ और उसी के साथ शादी करूँगी। ये भी बता दिया कि मैं इस लड़के की खातिर अपना मजहब छोड़ रही हूँ। माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहा था कि अपने बाप को पता न चलने देना, वरना वो तुम्हें नहीं तो इस मुसलमान लड़के को कत्ल करवा देगा या अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके इस पर ऐसा इल्ज़ाम आयद करा देगा कि वो बेचारा जेल में गलता सड़ता रहेगा। अगर तुम्हारे बाप ने यूँ न किया तो तुम्हारी हड्डी पसली एक करके इस मंगेतर के साथ तुम्हें ब्याह देगा। मैं तो अपने बाप को भी बता देने पर तुली बैठी थी, लेकिन माँ के मना करने पर मैं चुप रही। बाप को फिर भी पता चल गया। वो इस तरह के मेरे मंगेतर ने मेरे बाप को बता दिया कि मैंने इसे क्या कहा है। बाप सख्त गुस्से में घर आया। मुझे और मेरी माँ को अलग बिठाकर मुझसे पूछा कि ये बात कहाँ तक सच है। मुझ पर लतीफ़ की मोहब्बत ऐसी पूरी तरह सवार थी कि मैंने साफ अल्फाज में बाप को बता दिया कि मैं एक मुसलमान लड़के के साथ शादी कर रही हूँ और इस मंगेतर को कह दिया है। बाप ने मुझे मारा पीटा नहीं, लेकिन उसने कसर कोई नहीं छोड़ी। बाप ने कहा कि वो इस मुसलमान लड़के का सुराग लगा लेगा और उसे ऐसा गायब कराएगा कि फिर कभी वो किसी को नज़र नहीं आएगा। ऐसी धमकियाँ मेरे मंगेतर ने भी मुझे दी थीं।
मैंने इस लड़की संगीता को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था। ये मेरी एक्टिंग और ज़बान का कमाल था। इसे ये तो मालूम हो ही गया था कि इसकी मोहब्बत के मुतालिक मुझे हर बात मालूम है। मैंने इससे पूछा कि जब इसके बाप को पता चल गया कि इसकी ये बेटी एक मुसलमान के साथ शादी कर रही है और मंगेतर को उसने कह दिया है कि वो इसे पसंद नहीं, तो फिर भी वो मकतूल से मिलती मिलाती रही थी। नहीं, संगीता ने जवाब दिया, मुझे घर में कैद कर लिया गया था और यूँ समझें कि मुझ पर पहरे बिठा दिए गए थे। बाप ने तो मेरे साथ बोलचाल बंद कर दी थी और मेरे दोनों भाई और एक बहन मुझसे नाराज़ रहने लगे थे। सिर्फ माँ थी जो मेरी दिलजोई करती थी। लतीफ़ के साथ मेरा राब्ता कट गया था। फिर तुम्हें लतीफ़ के कत्ल का किस तरह पता चला था? मैंने पूछा। अखबार में खबर पड़ी थी, संगीता ने जवाब दिया। इस खबर के साथ लतीफ़ की फ़ोटो भी छपी थी। मैं छुप छुप कर रोती रही और ये सोचती रही कि लतीफ़ की कब्र का अता पता किससे पूछूं। मैं इसकी कब्र पर जाने को बेताब होती रही। इस तरह वो अपने ज़ख्मी जज्बात का इजहार करती और रोती रही। मैं इसके जज्बात का साथ इस तरह देता रहा जैसे इसके साथ मेरी राजदाराना दोस्ती हो। मैंने एक ख़ास बात नोट की, वो अपनी माँ की तारीफ़ें करती थी। माँ को इसने सब कुछ बता दिया था और माँ के मुतालिक संगीता की राय ये थी कि वो इसकी माँ नहीं बल्कि हमराज और हमदर्द सहेली है। मुझे उसकी माँ पर भी शक होने लगा। माँ इससे भेद लेती होगी, वो भी आखिर हिंदू थी और ऐसे हिंदू की बीवी थी जिसका माशरे और सियासत में ज़रा ऊंचा मकाम था। ये तो हो ही नहीं सकता था कि इसकी माँ ने अपनी बेटी का ये जुर्म माफ़ कर दिया हो कि वो मुसलमान हो रही थी। मैंने संगीता के साथ उसकी माँ के मुतालिक बिच कर 2-4 बातें की। मैंने देखा कि वो माँ पर ज़रा सा भी शक बर्दाश्त नहीं करती थी। उसने यहाँ तक कहा कि माँ ना होती तो वो लतीफ़ के कत्ल की खबर सुनकर ही खुदकुशी कर लेती। उसने कुछ ऐसी बातें कह डालीं जो थीं तो इसकी माँ की तारीफ़ें, लेकिन माँ के ख़िलाफ़ मेरा शक मज़ीद पुख्ता हो गया। मैं उठा और इस कमरे में चला गया जहाँ इंस्पेक्टर एंड्रयू मेरे इंतज़ार में बैठा था। मैंने इसे मुख्तसरन बताया कि लड़की मेरे कब्ज़े में आ गई है और उसकी माँ को बुलाना ज़रूरी हो गया है। एंड्रयू ने कहा कि इस लड़की के बाप को मैं बाहर बैठा रहने दूँ और एएसआई को भेजकर लड़की की माँ को बुलवा लूँ। मैंने ऐसे ही किया और फिर संगीता के पास जा बैठा। मेरे हमदर्दाना रवैये और खुश मिजाजी से संगीता इतनी मुतासिर हो चुकी थी कि अब वो मेरे साथ वो बातें भी बेतकल्लुफ़ी से कर रही थी जो सहेलियाँ अलग बैठकर आपस में किया करती हैं। असल बात तो ये थी कि संगीता का दिल ज़ख्मी हो गया था और उसके जज्बात लहूलुहान हो गए थे और वो शिद्दत से ज़रूरत महसूस कर रही थी कि किसी हमदर्द को पास बिठाकर सीने का गुबार निकाले। इसके साथ अभी टांगे और घोड़े की बात नहीं हुई थी, कोई ज़रूरत भी नहीं थी। संगीता इस टांगे के मुतालिक कुछ भी नहीं बता सकती थी कि ये किसका था। अगर इसे कुछ मालूम होता तो जहाँ उसने मेरे साथ दिल की हर बात कर ली थी, वो मुझसे ये भी पूछ लेती कि टांगा किसका था जिस पर कातिल लाए और भागे थे। संगीता की बातें सुनते और कुछ अपनी कहने और अपनी ज़रूरत के सवालात पूछते इतना वक्त गुजर गया जिसका एहसास ही न हुआ। एएसआई ने आकर बताया कि लड़की की माँ आ गई है। मैंने इसे कहा कि वो इस औरत को पिछले गेट से अंदर लाए ताकि इस लड़की का बाप इसे देख ना सके। एएसआई ने ऐसे ही किया था और संगीता की माँ को एक कमरे में बिठा दिया था। ये बात संगीता को भी नहीं बताई थी। मैं इसे वहीं छोड़कर एएसआई के साथ इस कमरे में चला गया जिसमें संगीता की माँ को बिठाया गया था। इसकी माँ को मैंने बड़े अच्छे अंदाज से तसल्ली दी कि यहाँ घबराने और डरने वाली कोई बात नहीं और इसकी बेटी मेरे पास है, बिल्कुल ठीक है और उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं, ना ही इस पर कोई इल्ज़ाम मैं आने दूँगा। इस तरह कुछ और बातें कहकर मैंने इस औरत को मुतमईन और पुरसुकून कर दिया और फिर इसे कहा कि वो कुछ देर यहाँ इंतज़ार करे और मैं इसे अपने पास बुलवा लूँगा। संगीता के पास वापस आकर मैंने कोई बात की और उसके जवाब में उसने कुछ कहा और फिर मैंने कहा कि इसकी माँ तो मज़हब की खासी पाबंद होगी। मज़हब? संगीता ने तंज़िया लहजे में कहा और उसके होंठों पर तंज़िया मुस्कुराहट आ गई। कहने लगी, जहाँ मैंने आपको हर बात बता दी है ये भी बता देती हूँ। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो इस बात पर भी पर्दा डाले रखना। मेरी माँ नाम की हिंदू है, वो मुसलमानों को अच्छा समझती है और एक बात उसने ये भी कह दी थी कि मालूम नहीं क्यों इसने हिंदू घराने में जन्म लिया है।
میری ماں بڑی ہی زندہ مزاج عورت ہے اور اس میں ہندوؤں والی گھٹن اور منافقت ہے ہی نہیں۔ میں نے اسی کا اثر قبول کیا تھا جس کے نتیجے میں مجھے ایک مسلمان اچھا لگا اور میں نے اسی کا مذہب اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کی کبھی میری ماں سے ملاقات ہو جائے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ عورت ہندو نہیں مسلمان ہے۔ سنگیتا نے کوئی عجیب بات نہیں کی تھی۔ گو ایسے ہندو بہت ہی کم تھے، لیکن تھے ضرور جو برائے نام ہندو تھے اور مسلمانوں کی دوستی اور ان کے طرز بود و باش کو اچھا سمجھتے تھے۔ ہندو گوشت نہیں کھاتے۔ میں نے ایسے 3 ہندو دیکھے تھے جو اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ گوشت بھی کھاتے، شراب بھی پیتے تھے، اور ایک ہندو تو گائے کا گوشت بھی کھا لیتا تھا، جو ہندوؤں کے ہاں بہت ہی بڑا گناہ تھا، کیونکہ گائے کو وہ گو ماتا کہتے ہیں اور گائے کو دیوی کا درجہ دیتے ہیں۔ میں نے سنگیتا کو ایک اور کمرے میں بٹھا دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس کے لیے چائے اور ساتھ کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ اسے اکیلا چھوڑ کر میں اس کی ماں کو اپنے تفتیشی کمرے میں لے آیا۔ یہاں میں تفصیل نہیں سناؤں گا کہ اس سے کیا کچھ پوچھا اور اس نے کیا کچھ بتایا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ عورت فطری طور پر کیسی ہے۔ کیا یہ چالاک اور مکار عورت ہے یا ویسی ہی کشادہ ظرف ہے جیسی کہ سنگیتا نے بتائی تھی؟ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر میں نے اس عورت کے ساتھ تفتیش کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلی بات تو یہ دیکھی کہ خوبصورت عورت تھی اور جوانی میں تو اپنی بیٹی سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ میں نے بات بالکل اسی طرح شروع کی جس طرح سنگیتا کے ساتھ کی تھی، زبان کا ویسا ہی جادو چلایا اور ہمدردی اور اپنائیت کی ایکٹنگ کی اور ایسے پیار کا تاثر پیدا کر دیا کہ یہ عورت کھل کر بولنے پر آ گئی۔ جب اس نے بات شروع کی تو یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ خود اعتمادی سے بولتی ہے اور یہ عورت لگی لپٹی نہیں رکھے گی۔ میں اگر اس کی اور اپنی گفتگو لکھ ڈالوں تو یہ ویسی ہی ہوگی جیسی کہ سنگیتا کے ساتھ ہوئی تھی، اس لیے میں اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ میں یہ تو جانتی ہوں کہ آپ پولیس آفیسر ہیں، اس نے کہا۔ اگر آپ برا نہ سمجھیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں یا ہندو؟ میں نے جیب سے اپنا CIA والا شناختی کارڈ نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ کارڈ انگریزی میں تھا اور یہ عورت انگریزی پڑھ سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے سکون کی آہ بھری اور گردن کو کچھ اور ہی طرح خم دیا جیسے اس کی کوئی اذیت ختم ہو گئی ہو۔ جس طرح میں نے سنگیتا کو بتایا تھا کہ مجھے ہر بات معلوم ہے، اسی طرح اس عورت کو بتایا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ کچھ دیر بعد میں اسے اس کی بیٹی سے ملوا دوں گا اور وہ بیٹی سے پوچھے کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ یہ تو میں دیکھ چکی ہوں، اس نے کہا۔ کسی بھی انسان کو ایک نظر میں بھانپ لیتی ہوں، لیکن صرف ایک ڈر دل میں رہتا ہے کہ آپ پولیس کے آفیسر ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں آپ کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرتی۔ ابھی تو یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے میری بیٹی کو اور مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جو جواب دیا، اس سے باتوں کا ایک اور ہی سلسلہ نکل آیا جس کا اس واردات کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا، لیکن میں نے یہ سلسلہ چلتا رہنے دیا تاکہ کوئی ایسا اشارہ مل جائے جو مجھے قاتل تک پہنچا دے، لیکن یہ عورت بات کو کسی اور طرف لے گئی۔ میں نے آپ کو تفصیلی طور پر نہیں بتایا کہ میں کس طرح خود ہی اسے اس بات پر لے آیا تھا۔ میں نے اس پر ایسا اثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ مجھے پولیس آفیسر کی بجائے ایک مسلمان سمجھنے لگی تھی اور مجبور ہو گئی تھی کہ دل کی بات کہہ ڈالے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ نوعمر لڑکی نہیں تھی کہ شرم و حجاب کرتی، جوان اولاد کی ماں تھی اور اس میں جرأت سے بات کرنے والا وصف موجود تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو شک کس پر ہے؟ اس نے پوچھا۔ پھر میں آپ کو اپنا شک بتاؤں گی۔ اگر یہی بات میں تم سے پوچھوں تو کیا جواب دو گی؟ میں نے کہا، یہ میں اس وعدے پر پوچھ رہا ہوں کہ میرے سوا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم نے یہ شک ظاہر کیا تھا۔ میری دوستی پر اب تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے 2 آدمیوں پر شک ہے، اس نے کہا، ایک میرا خاوند اور دوسرا میرا بیٹی کا منگیتر۔ اس نے اس شک کی وجہ یہ بتائی کہ اس کا خاوند اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور کٹر برہمن ہے اور وہ کسی کو بھی قتل کروانے کی طاقت اور ذرائع رکھتا ہے۔ بیٹی کے منگیتر کے متعلق اس نے وہی بات بتائی جو میں پہلے دوسروں کی زبانی بتا چکا ہوں۔ اس نے یہ وجوہات تو بتا دیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنے خاوند کے خلاف کیوں ہے۔
ये तो मैं समझ गया था कि अपनी बेटी का मंगेतर इसे भी अच्छा नहीं लगता। मैंने बराह रास्त सवाल करने की बजाय ज़रा लंबा रास्ता इख्तियार किया और आखिर उसे उस मकाम पर ले आया जहाँ उसने दिल की वो बात कह डाली जिसका इशारा पहले दे चुकी थी। मेरा खामिन असर रसूख वाला है, उसने कहा। अपनी कौम में और सोसाइटी में एक ऊंचा दर्जा हासिल कर रखा है और दौलतमंद भी है, लेकिन मेरे दिल में इस शख्स के लिए अगर नफरत नहीं तो नापसंदीदगी भरी हुई है। ये सिर्फ इसलिए है कि इसमें हिंदुओं वाली जहनी घुटन और अय्यारी और मुनाफिकत है। जवानी के वक्तों की बात है कि मुझे मुसलमान अच्छे लगते हैं। मैं ज़ाहिरी तौर पर हिंदू औरतों से मिलती तो हूँ, लेकिन दिली सुकून मुसलमान औरतों के पास बैठकर मिलता है। बेटी ने मेरा असर कबूल किया था और एक मुसलमान लड़के के साथ दिल लगा लिया। मैंने इसे इसी मौजू पर जकड़ लिया और ऐसे दोस्ताना अंदाज से बातें की कि वो मुकम्मल तौर पर मेरे साथ बेतकल्लुफ़ हो गई। बोलते बोलते उसने बेख्तियार मेरा एक हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। मैंने अपना हाथ छुड़ाया नहीं, बल्कि उसके ज़रिए और ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी पैदा कर ली। कुछ देर गुफ्तगू चली। मेरे इस राज को अगर आप राज़ी रखें तो एक और बात भी बता देती हूँ। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में आहिस्ता आहिस्ता दबाते हुए कहा। मैंने इस खामिन की मौजूदगी में एक मुसलमान के साथ दोस्ती कर ली थी। मेरा एक बेटा पैदा हो चुका था। इसके बाद मैंने संगीता को जन्म दिया, लेकिन ये मेरे खामिन की बेटी नहीं बल्कि मेरे इस दोस्त की है। मैंने संगीता को आज तक नहीं बताया कि वो एक मुसलमान की बेटी है। इसके बाद मेरा ये दोस्त दिल्ली से ऐसा गया कि फिर वापस आया ही नहीं। मैंने इसे यकीन दिलाया कि इसका ये राज मेरे दिल में हमेशा के लिए दफन रहेगा। कुछ देर बाद मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि वो मुझे अपना दोस्त बनाना चाहती है। मैंने इसे मायूस न किया। वो अमलन मोहब्बत का इजहार कर रही थी और मैं इसका इजहार अमलन कबूल कर रहा था। मैं दरअसल इस कोशिश में था कि ये कोई ऐसा इशारा दे दे जिससे मैं इसके खामिन को मुश्तबा की हैसियत से शामिल तफ्तीश कर लूँ, लेकिन इसे कुछ भी मालूम नहीं था। अपने खामिन की इस किस्म की मुजरमाना सरगर्मियों से वो वाकिफ नहीं थी। संगीता के मंगेतर को तो मैंने लपेटे में ले ही लेना था और CIA का तरीक़ाकार इस्तेमाल करके इसे इक़बाल जुर्म करवा लेना था, लेकिन पहले इसके खिलाफ कोई शहादत फराहम करनी ज़रूरी थी। अब मुझे इस माँ बेटी की ज़रूरत नहीं थी। हर तरीका इख्तियार करके देख लिया था। उन्होंने दिल की हर बात उगल डाली थी, लेकिन मुझे जिस सुराग या इशारे की ज़रूरत थी वो ना मिला। इसका मतलब ये था कि हमारी तफ्तीश अभी वहीं थी जहाँ से शुरू की थी। बात अभी शक और शुबे में ही थी। ये तफ्तीश मुश्किल तरीन तफ्तीशों में से थी। मैंने संगीता की माँ को साथ ले जाकर दूसरे कमरे में बिठा दिया और संगीता को तफ्तीशी कमरे में ले आया। फिर इंस्पेक्टर एंड्रयू के पास चला गया और उसे बताया कि मैंने क्या कुछ जाना है और क्या हासिल हुआ है। संगीता से एक दो बातें पूछकर माँ बेटी को रुखसत कर देना था। एंड्रयू ने कहा कि मैं इन्हें फारिग कर दूं तो सारी रुदात सुन लूँगा। मैं संगीता के पास जा बैठा। संगीता को मालूम नहीं था कि इसकी माँ भी आई हुई है और इसके साथ बड़ी लंबी बातें हो चुकी हैं। मैंने संगीता से मुआज़रत की कि मैं एक ज़रूरी काम से चला गया था और इसे अकेला बैठना पड़ा। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, संगीता ने कहा। मैं तो कहती हूँ कि आपके साथ ही रहूँ और कातिल गिरफ्तार हो जाए तो अपने हाथों उसका गला घोंट दूँ। क्या आप कातिल को जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे? मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, मैंने कहा। अगर इस टांगे के मालिक का सुराग मिल गया तो कातिल पकड़ा जाएगा। कौन सा टांगा? संगीता ने पूछा। क्या तुम्हें मालूम नहीं? मैंने कहा। कातिलों को लोगों ने भागते और एक टांगे में सवार होकर जाते देखा था। संगीता ने बताया कि अखबार की खबर में किसी टांगे का जिक्र नहीं था। मैं अखबार तो बाकायदगी से पढ़ा करता था, लेकिन कत्ल की ये खबर न पढ़ सका था। संगीता ने बताया कि खबर में यही था कि लोगों ने दो आदमियों को एक नौजवान पर हमला करते देखा और वो इसे कत्ल करके भाग गए। मैंने इसे बताया कि कातिल एक टांगे में बैठकर भागे थे और ये भी बताया कि टांगा प्राइवेट था और उसका रंग गहरा नीला या काला था। ठहरें, संगीता ने चौंक कर कहा और पूछा, इसके घोड़े का रंग सफ़ेद और ब्राउन तो नहीं था? मैंने इसे घोड़े का वो रंग बताया जो मौके के गवाहों से पूछा था। वो सफ़ेद और ब्राउन ही था। संगीता ने कहा कि सवारियों वाले टांगों जैसा दुबला पतला घोड़ा नहीं था, बल्कि सवारी वाले घोड़ों जैसा था जो घोड़ों के शौकीन लोगों के हाँ रखे होते हैं।
बड़ा मोटा ताज़ा घोड़ा होगा। मैंने उसे बताया कि वो वैसा ही था जैसा वो बता रही है। मैं जानती हूँ ये टांगा किसका है, संगीता ने यूं कहा जैसे कोई गुस्सा दबाते हुए दांत पीसकर बात करता है। वही था, वही था, मैं आपको बताती हूँ और इसे फौरन पकड़ें। मैं कोर्ट में इसके खिलाफ गवाही दूंगी। संगीता ने दिल्ली के एक जागीरदार का नाम लेकर कहा कि ये इसका टांगा है और इसके टांगे को इसका इकलौता बेटा इरशादुल हसन इस्तेमाल किया करता है। मैं दूसरे कमरे में जाकर इंस्पेक्टर एंड्रयू को बुला लाया और उसे बताया कि टांगे का सुराग मिल गया है। संगीता अंग्रेज को देखकर जरा झेपी, लेकिन मैंने इसे समझाया कि इस अंग्रेज को यह इंकिशाफ मालूम होना चाहिए, फिर कातिल आसानी से गिरफ्तार किया जा सकेगा। इसे कहा कि वो इसी तरह बेतकल्लुफ़ी से सारा बयान दे जिस तरह मेरे साथ बातें करती रही है। अब देखिए इस अल्लाह की ज़ाते बारी किस तरह मदद करती है, जिस पर मैं हर सूरत हाल में भरोसा किया करता था और कर रहा हूँ। संगीता ने जो कतरे लंबी कहानी सुनाई वो मुख्तसरन यूँ थी कि इसे हमेशा मुसलमान अच्छे लगा करते थे। इसने पक्का इरादा कर रखा था कि शादी किसी मुसलमान के साथ ही करेगी। इसे इरादा कहें या ख्वाहिश कहें, हुआ ये कि वो जब 3rd ईयर में पढ़ती थी तो इसकी दोस्ती अपने इस क्लास फेलो इरशादुल हसन के साथ हो गई, जिसके मुतालिक उसने बताया था कि ये टांगा इसका है। इरशाद खूबरू लड़का था और दौलतमंद जागीरदार का इकलौता बेटा था और वो भी दौलतमंद बाप की बेटी थी। इरशाद संगीता को इतना अच्छा लगा कि बाकायदा मोहब्बत और मुलाकातें शुरू हो गईं। ये खुशतबीयत लड़का था और कभी किसी बात पर संजीदा हुआ ही नहीं था। इसके पास पैसे होते थे, इसलिए संगीता को वो किसी बड़े होटल में ले जाकर खिलाता पिलाता था। संगीता ने बिला झिझक हमें बताया कि उसने इरशाद से कह दिया था कि वो इसके साथ शादी करेगी और मुसलमान हो जाएगी। खुद इरशाद भी यही चाहता था। संगीता बहुत खुश थी कि वो जिस किस्म का मुसलमान लड़का चाहती थी वो इसे मिल गया है। इरशाद कभी कभी इसे अपने टांगे में बिठाकर नई दिल्ली से बाहर किसी खूबसूरत सैरगाह में ले जाता और कभी जमुना के किनारे जा बैठते और एक दूसरे में गुम हो जाते थे। इस तरह संगीता इस टांगे और इस घोड़े से पूरी तरह वाकिफ थी। इनकी दोस्ती 6-7 महीनों से आगे न बढ़ सकी। ये बात भी संगीता ने बिला शर्म हिजाब कही कि इरशाद इसके साथ गलत मरासिम पैदा करना चाहता था और ये बात संगीता को किसी कीमत पर मंजूर नहीं थी। वो पाक मोहब्बत चाहती थी और फिर इस मोहब्बत को शादी तक पहुंचाना था। संगीता ने इरशाद का ये मुतालबा ठुकराना शुरू कर दिया और उसे साफ कह दिया कि वो ऐसे मरासिम नहीं रखेगी। इरशाद ने इसे परेशान करना शुरू कर दिया और एक रोज़ ये भी कहा कि संगीता ने इसकी बात न मानी तो वो इसे अगवा करके ज़बरदस्ती करेगा या इसे गायब ही कर देगा। संगीता वक़ार वाली आबरूमंद लड़की थी। उसने इरशाद को चैलेंज के अंदाज में कहा कि वो इसे अगवा करे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। इस चपकलिश पर आकर इनकी दोस्ती टूट गई। संगीता को इसका बहुत दुख था, लेकिन वो गंदी ज़हनियत वाले लड़कों को पसंद नहीं करती थी। 4th ईयर में जाकर वो वाक़या हुआ जो मैंने पहले सुनाया है। 2 बदमाश किस्म के लड़के संगीता को छेड़ते थे और एक रोज़ मकतूल लतीफ़ ने देख लिया और एक लड़के को फेंटी लगा दी। संगीता ने बताया कि लतीफ़ ने कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। अब लतीफ़ ने इसे इन 2 लड़कों की बेहूदगी से निजात दिला दी तो संगीता के दिल में लतीफ़ दाखिल होने लगा। उसने लतीफ़ का शुक्रिया अदा किया तो लतीफ़ और संगीता की मोहब्बत शुरू हो गई। आगे चलकर सिर्फ एक बार इरशाद ने संगीता से कहा था कि इस लड़के की खैरियत चाहती हो तो ताल्लुक़ तोड़ लो। संगीता ने बड़े ही नाज़ेबा अल्फाज कहकर इरशाद को धुतकार दिया था। फिर जिस तरह लतीफ़ के दोस्तों ने मुझे बताया था, इस तरह लतीफ़ और संगीता की मोहब्बत परवान चढ़ती रही। संगीता ने बताया कि लतीफ़ में ख़ानदानी शराफत थी, जुर्रत भी थी और उसने कभी कोई बेहुदा बात या हरकत नहीं की थी। उन्होंने शादी का पक्का इरादा कर लिया था। संगीता ने अपने बयान में ये भी कहा कि लतीफ़ ने इसे बताया था कि उसने अपने वालिदैन के साथ शादी की बात की है, लेकिन वो इतना बड़ा ख़तरा मोल लेने से डरते हैं। इसके बावजूद लतीफ़ ने संगीता से कहा था कि दूर किसी शहर में कोई ठिकाना बन जाए तो दोनों भागकर वहाँ चले जाएंगे और इतने में तो लतीफ़ कत्ल ही हो गया। इंस्पेक्टर एंड्रयू के एक सवाल का जवाब देते हुए संगीता ने कहा कि कत्ल से 6-7 रोज़ पहले
मकतूल लतीफ़ ने इसे बताया था कि आज इरशाद ने इसे रोक कर कहा था कि संगीता की दोस्ती तक कर दो वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लतीफ़ ने इसे कहा था कि वो अपना अंजाम देखकर दोस्ती तक करेगा और इरशाद इसे पहले इस अंजाम तक पहुंचाए। मुझे उम्मीद है कि मैंने ये बात इतनी मुख्तसर करके असल बात और बैकग्राउंड ठीक तरह वाज़ेह कर दिया है। वो सारा दिन माँ बेटी के साथ ही गुजर गया। संगीता का बाप सारा दिन बाहर बैठा रहा। आखिर हमने इसे अंदर बुलाया, फिर संगीता की माँ को दूसरे कमरे से बुलाया तो बाप अपनी बीवी को देखकर हैरान हो गया कि ये किस वक्त आई है। मैंने इस पर सारी बात वाज़ेह कर दी और फिर कहा कि हमें कातिल का सुराग मिल गया है और संगीता की हमें शनाख्त के लिए ज़रूरत पड़ेगी। वो यानी कि बाप परेशान हुए बगैर हमारे साथ ताउन करे। इस तरह इसकी कुछ दिलजोई करके इसकी बीवी और बेटी को उसके साथ भेज दिया। हमने उसी वक्त एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर तीनों मौके के गवाहों के एड्रेस दिए और कहा कि इन्हें ये तहरीरी इत्तला दे आए कि सुबह 9 बजे से पहले यहाँ हाजिर हो जाएं। इसके बाद हमने इस जागीरदार के घर छापा मारने के इंतजामात किए। पुलिस की छोटी सी गार्ड का बंदोबस्त भी कर लिया। टांगे की शनाख्त के लिए संगीता को साथ होना चाहिए था, लेकिन हमने दानिस्ताई से इस मौके पर साथ न रखा। मौके के तीनों गवाह टांगा और घोड़ा पहचानते थे। अगली सुबह तीनों गवाह 9 बजे से कुछ पहले आ गए। बावर्ती पुलिस के 8 कांस्टेबल और 2 हेड कांस्टेबल भी आ गए। हमने छापा मारने और खाना तराशी का वारंट इलाका मजिस्ट्रेट से ले लिया था। इस वक्त पुलिस की ये कार्रवाइयाँ बड़ी ही तेज़ी से हुआ करती थीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि कचहरी जाकर ये पता चले कि मजिस्ट्रेट साहब तो अभी आए ही नहीं। हमने मतलूबा वारंट रात मजिस्ट्रेट के घर से बनवा लिया था। इरशाद के घर का एड्रेस संगीता से मालूम कर लिया था। अगली सुबह 9 बजे गार्ड और गवाहों को बड़ी गाड़ी पर सवार किया। मैं और एंड्रयू जीप में बैठे और चल पड़े। अपने टारगेट पर पहुंचे तो जागीरदार की कोठी देखकर हम पर रौब तारी हो गया। वो तो एक महल था जिसके चारों तरफ तकरीबन 5 फीट ऊंची और बड़ी ही खूबसूरत दीवार थी। कांस्टेबलों को हमने ये कहकर कोठी के चारों तरफ फैला दिया कि किसी को बाहर न जाने दें। बाहर से कोई आदमी अंदर आना चाहे तो इसे पहले हमारे पास ले आएं। कोठी का बाहर वाला गेट बंद था। हमने गेट पर हाथ रखा ही था कि चौकीदार ने अंदर से गेट खोल दिया। इससे जागीरदार उसके बेटे इरशादुल हसन का नाम पूछा कि घर में हैं या नहीं। सब सोए हुए हैं, चौकीदार ने कहा। वो तो 11 बजे के करीब उठा करते हैं। मैंने चौकीदार को बताया कि हम पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सबको जगा दो। वो चलने लगा तो मैंने इससे पूछा कि इनका टांगा और घोड़ा कहाँ है। उसने एक तरफ इशारा करके बताया कि अस्तबल में है। इसने ये भी बता दिया कि 2 घोड़े सवारी वाले हैं और तीसरा टांगे का घोड़ा है। चौकीदार चला गया और कुछ देर बाद जागीरदार बाहर निकला। उसने गाउन पहन रखा था। इसके चेहरे पर परेशानी या घबराहट की बजाय गुस्से का तासुर था। हम इसकी तरफ चले और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आया और पूछा कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं। हम दोनों इंस्पेक्टरों ने उसे अपने कार्ड दिखाए, फिर खाना तलाशी का वारंट दिखाया और साथ ही ये भी कहा कि उसकी कोठी पुलिस के घेरे में है। ये मामला क्या है? इस चौधरी ने बहुत बड़े अफसरों की तरह पूछा और कहा, मैं आईजी साहब को फ़ोन करता हूँ। हम आपको फ़ोन करने की फुर्सत नहीं दे सकते। मैंने कहा, यह अंग्रेज़ इंस्पेक्टर भी खामोश है। मैं यही चाहता हूँ कि ये खामोश ही रहे, इसलिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। हम छापा मारने आए हैं। हमें अपना टांगा और टांगे का घोड़ा दिखा दें और अपने बेटे इरशादुल हसन को बाहर ले आएं, वरना हम खुद अंदर जाकर इसे बाहर ले आएंगे। ये चौधरी उन जागीरदारों वगैरह में से था जिन्होंने जंग अज़ीम में अंग्रेज़ों को जंगी फंड में बहुत रकमें दी थीं। ये चौधरी अंग्रेज़ों का पाला हुआ और बनाया हुआ जागीरदार था। इसे ये तवक्को थी कि अंग्रेज़ इसे हर मुश्किल और मुसीबत से बचाए रखेंगे, लेकिन इसे ये एहसास नहीं था कि अंग्रेज़ अपने कानून की कुर्बानी नहीं दिया करता। अंग्रेज़ अपने खुशामदियों को इनाम दे दिया करते थे, लेकिन कितना ही बड़ा कोई खुशामदी क्यों ना होता, इसका कोई जुर्म माफ़ नहीं करते थे। मुख्तसर बात ये कि ये शख्स पहले अपनी जागीरदारी का और अंग्रेज़ों से वफादारी का रौब दिखाता रहा और फिर ज़रा नर्म हुआ तो इंस्पेक्टर एंड्रयू ने गर्ज कर कहा, मलिक, इसे कहो हम जो कहते हैं वो करे और अपनी ज़बान बंद रखे। ये सुनकर चौधरी साहब कुछ और नर्म हुए और हमें अस्तबल में ले गए। यह अस्तबल कोठी के अहाते में ही था।
اس سے پہلے ہمیں جو چیز نظر آئی وہ 3 گھوڑے تھے، جن میں ایک کا رنگ بالکل وہی تھا جو ہمیں بتایا گیا تھا۔ تینوں گواہ ہمارے ساتھ تھے۔ ایک نے ذرا بلند آواز میں کہا کہ وہ رہا ٹانگا، یہی تھا۔ ایک اور گواہ بولا کہ گھوڑا یہ تھا۔ اتنے میں کوٹھی کے عقب سے ہمیں کچھ شور شرابہ سا سنائی دیا۔ ہم ادھر متوجہ ہوئے تو ایک کانسٹیبل دوڑا آیا کہ ایک آدمی کوٹھی کے پچھلے دروازے سے نکل کر بھاگ رہا تھا۔ اسے پکڑا تو وہ لڑنے پر اتر آیا ہے اور کانسٹیبلوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم دونوں انسپکٹر استبل سے نکلے تو دیکھا کہ 3 کانسٹیبل ایک بڑے ہی خوبرو نوجوان کو گھسیٹتے اور دھکیلتے ہوئے لا رہے تھے۔ چودھری نے دیکھا تو بولا، چھوڑ دو اسے، یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے بیٹے کا نام پوچھا تو اس نے ارشاد الحسن بتایا۔ ارشاد، میں نے اسے بڑے آرام سے کہا، انسان کے بچے بنو، تم ہم سے آزاد تو ہو نہیں سکتے۔ اپنے معزز باپ کی بے عزتی نہ کراؤ اور آرام سے ہمارے ساتھ چلے چلو، ورنہ ہتھکڑیوں میں باندھ کر گاڑی میں پھینک دیں گے اور لے جائیں گے۔ اس کا باپ الگ احتجاج اور غصے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یہ منظر خاصا دلچسپ تھا، لیکن میں بات مختصر رکھنے کے لیے یہ بیان نہیں کر رہا۔ سنانے والی بات یہ ہے کہ ہم نے قانون شہادت کے مطابق ساتھ والی 2 کوٹھیوں سے ایک ایک آدمی بلا کر ٹانگا اور گھوڑا باقاعدہ برآمد کروائے اور کاغذات تیار کیے۔ اس گھر کی عورتیں بھی باہر آئی تھیں۔ انہوں نے الگ شور مچا رکھا تھا اور ارشاد الحسن کی ماں اس کے باپ پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی کہ وہ آئی جی کو فون کیوں نہیں کرتا کہ اس کی پولیس ہم شریف لوگوں کو تنگ کر رہی ہے۔ جاگیردار میرے پاس آیا اور بازو سے پکڑ کر الگ لے گیا۔ کہنے لگا کہ آپ میرے ہندوستانی بھائی ہیں، میں آپ کی جھولی سونے اور چاندی سے بھر دوں گا، میری عزت کا کچھ خیال کریں اور میرے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ گول کر دیں۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کا جرم ہے کیا۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، آپ نے مجھے ہندوستانی بھائی کہا ہے، میں ہندوستانی ضرور ہوں اور آپ کا بھائی بھی ہوں، لیکن اس وقت میں صرف ہندوستانی مسلمان ہوں اور بھائی کسی کا بھی نہیں۔ میں اس قوم کے قانون کا پابند ہوں، جس قوم سے مجھے تنخواہ مل رہی ہے اور جس کا میں نمک کھا رہا ہوں، اور یہ مسلمان کے کردار کے منافی ہے کہ میں نمک حرامی کروں۔ ہم اس کے شہزادے بیٹے کو گاڑی میں ڈال کر اپنے ہیڈ کوارٹر لے گئے۔ اس شہزادے نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، ہم نے اسے ناشتہ کرنے دینا بھی نہیں تھا۔ ٹانگا اور گھوڑا بھی ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ دیکھ ارشاد بھائی، میں نے اپنے کمرے میں بٹھا کر اسے کہا، تمہارا باپ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ انگریز کسی کا خون معاف نہیں کیا کرتے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ تم نے 2 دوستوں کے ساتھ لطیف نام کے ایک لڑکے کو قتل کیا ہے۔ اس واردات میں تم نے اپنا ٹانگا استعمال کیا تھا۔ 1000 کوشش کرو، باپ کی دولت لٹا دو، تم بچ نہیں سکتے۔ اقبالی جرم کر لو، پھر ہم تمہیں اچھی خاصی رعایت دلا دیں گے۔ انسپکٹر اینڈریو نے بھی اسے ایسی ہی باتیں کہیں، کچھ لالچ دیا اور کچھ ڈرایا دھمکایا، لیکن اسے اپنے باپ کی جاگیرداری پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ ہماری بات کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کی نشاندہی کر دے، لیکن وہ انکار کر رہا تھا۔ ہم نے اسے اپنی حوالات میں بند کر دیا۔ وہ ناشتہ مانگ رہا تھا، لیکن ہم اسے سارا دن بھوکا رکھنا چاہتے تھے۔ ہم نے سنگیتا کو بلوایا اور وہ اپنے باپ کے ساتھ آ گئی۔ باپ کو الگ بٹھا دیا اور سنگیتا کو ٹانگا اور گھوڑا دکھایا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ ٹانگا ارشاد کا ہے اور یہی گھوڑا اس ٹانگے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں سنگیتا کو حوالات کے دروازے پر لے گیا جس میں ارشاد بند تھا۔ قانونی طور پر ملزموں کی شناخت کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن میں یہ طریقہ اپنے طور پر اختیار کر رہا تھا تاکہ ارشاد اور سنگیتا کا آمنا سامنا ہو جائے۔ سنگیتا نے ارشاد کو دیکھا تو اسے گالیاں دینی شروع کر دیں اور کہا کہ تم نے لطیف کو قتل کیا ہے اور اب تم پھانسی چڑھو گے۔ سنگیتا کو ہم نے گھر بھیج دیا۔ میں آپ کو رات تقریباً 10 بجے کی بات سناتا ہوں۔ رات کو ہم نے ارشاد الحسن کو حوالات سے نکلوا کر تفتیشی کمرے میں بٹھایا اور اسے اقبالی جرم پر آمادہ کرنے لگے۔ اس کی حالت غیر ہوئی جا رہی تھی، سوائے پانی کے اس کے اندر کچھ نہیں گیا تھا، لیکن اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ 1 سگریٹ اور وسکی کے 2 پیگ پلا دو۔ پھر وہ رو پڑا۔ غور فرمائیں کہ یہ تھی ایک مسلمان کی اولاد۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت اور جاگیر مل گئی تو خدا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہاں میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان کی قسمت بھی ایسے ہی جاگیرداروں کی مٹھی میں آ گئی۔
इस नौजवान मुलजिम की हालत ये हो रही थी कि वो 1 सिगरेट और 2 पैक शराब के एवज अपना ईमान भी देने पर तैयार हो गया, लेकिन इसके पास ईमान तो था ही नहीं। मैंने इसे कहा कि वो हमारी बात मान ले और इसे निहायत आला खाना खिलाएंगे हम, सिगरेट भी देंगे और 2 पैक नहीं बल्कि विस्की की बोतल इसके आगे रख देंगे। इंस्पेक्टर एंड्रयू ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सामने रख लिया। फिर एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और उसे कहा कि वो कहीं से थोड़ी सी विलायती शराब ले आए। शराब कोई नायाब चीज़ थी नहीं, फ़ोन करके कहीं से भी मंगवाई जा सकती थी और मंगवा ली गई। अब सिगरेट और शराब का करिश्मा देखें। शराब आने से पहले ही इरशादुल हसन ने सिगरेट पैकेट की तरफ हाथ बढ़ाया तो एंड्रयू ने पैकेट पीछे करके कहा कि पहले इकबाल जुर्म। हाँ साहब, इरशाद ने कहा, लतीफ़ को मैंने अपने एक दोस्त के साथ कत्ल किया था और एक दो टांगे में बैठा रहा था। इंस्पेक्टर एंड्रयू ने सिगरेट पैकेट और माचिस इसकी तरफ सरका दी। हमने इसके लिए खाना मंगवा लिया और साथ शराब और गिलास भी रख दिया। खाने और शराब पर तो वो टूट पड़ा और जो खाना उसके अंदर जा रहा था इसकी ज़बान में रवानी आती जा रही थी। कुछ शराब भी इसके अंदर गई तो वो यूँ बोलने लगा जैसे दोस्तों में बैठा कोई दिलचस्प बात सुना रहा हो। मतलब ये कि वो खाने के दौरान अपने जुर्म की बैकग्राउंड और फिर वारदात का तरीका सुना रहा था। इसे देख देख कर मुझे अफसोस हो रहा था कि एक मुसलमान का इतना खूबरू बेटा अखलाकी तबाही में जा पड़ा था। यही एक नहीं, न जाने इस जैसे कितने बेटे तबाह व बर्बाद हो रहे थे। मैं इसका पूरा इकबाल जुर्म नहीं सुना रहा, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, सुन ही चुके हैं कि कत्ल का बायस क्या था। इरशाद ने बताया कि दोस्त इसका मजाक उड़ाते थे कि एक लड़की इसे धुतकार गई है और किसी और को दोस्त बना लिया है। फिर संगीता ने भी इसकी बेइज्जती कर दी थी। इरशाद को मालूम था कि मकतूल हर सुबह इस मैदान में वर्जिश और फिर हॉकी की प्रैक्टिस के लिए जाया करता है। उसने कहा कि इसका इरादा कत्ल का नहीं था, वो इसे सिर्फ मारना पीटना चाहता था, लेकिन हॉकी स्टिक इसकी कनपट्टी पर लगी तो इससे वो मर गया। इरशाद का ख्याल था कि वो मरा नहीं और कल सुबह उसे नजर आएगा, लेकिन इसे 1.5-2 घंटों बाद पता चल गया कि लतीफ़ मर गया है। इसके बाद इसने अपने दोनों दोस्तों की भी निशानदही कर दी और इन दोनों को उसी रोज़ गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने ये कहानी बहुत मुख्तसर करके सुनाई है और इतना ही काफ़ी समझूंगा कि इरशादुल हसन और उसके दोस्त को जिसने इरशाद से मिलकर लतीफ़ को कत्ल किया था सज़ाए मौत दी गई और जो दोस्त टांगे में बैठा था इसे आनत जुर्म में 4 साल सज़ाए कैद बामशक्कत दी गई। हाई कोर्ट में अपील हुई तो हाई कोर्ट ने मुलजिमों की नौमरी देखते हुए सज़ाए उम्र कैद में तब्दील कर दी और तीसरे दोस्त की सज़ा बरकरार रखी। संगीता कोर्ट में पेश हुई थी और उसने बड़ी दिलेरी से इरशाद के खिलाफ बयान दिया और साबित कर दिया था कि कत्ल का बायस क्या था। सज़ाए मौत देने वाला सेशन जज एक एंग्लो इंडियन था। उसने अपने फैसले में लिखा था कि ये दौलतमंद जागीरदार और इनकी औलाद आम आदमी को अपनी रियाया और ग़ुलाम समझते हैं और जागीरदार दौलत के नशे में जहाँ हर तरह की बदअखलाकी और बदी का इर्तिकाब करते हैं वहाँ कत्ल तक भी कर गुजरते हैं। ये लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सब इंस्पेक्टर हरचंदाज के खिलाफ हमने तफसीली रिपोर्ट लिखी थी कि उसने तफ्तीश में इस तरह दानिस्ता कोताही की थी। इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हुई और इसे सब इंस्पेक्टर से एएसआई बना दिया गया। आम फहम ज़बान में यूँ कहेंगे कि इसे बड़े थानेदार से छोटा थानेदार बना दिया गया।